ट्रेड का मतलब तिजारत, छठा यूनिट है आपका। इसके अंदर आप दो चैप्टर्स एक्सपेक्ट करें, मेजर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स मतलब इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से, और दूसरा पाकिस्तान ट्रेडिंग पार्टनर्स। ये जो इंटरनेशनल ट्रेड जिनके साथ हो रही है वो पाकिस्तान के पार्टनर कंट्रीज कौन है, किनको हम एक्सपोर्ट करते हैं और किन से इंपोर्ट करते हैं, उनका जिक्र है इसमें। ठीक है, यूनिट इतना बड़ा नहीं है जितने पिछले यूनिट थे, छोटा यूनिट है रिलेटिवली। इस यूनिट को शुरू करने से पहले चंद टर्मिनोलॉजीज के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। ठीक है, ट्रेड का मतलब हमने कर दिया तिजारत। ट्रेड का मतलब है तिजारत, मतलब खरीद और फरोख्त, खरीद और फरोख्त। ठीक है, बेचता कौन है, जो प्रोड्यूस करता है। डायरेक्ट ग्राहक को बेच सकता है, उसको डायरेक्ट बेच सकता है जो कंज्यूम करेगा, या फिर उसको बेच सकता है जो होलसेलर होगा, फिर होलसेलर रिटेल को बेचेगा, रिटेलर फिर कंज्यूमर को बेचेगा। कंज्यूमर कौन होता है, जो यूज करता है। तो अभी मैं सिर्फ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की बात करता हूं, अभी बीच में बहुत सारे एजेंट्स को नहीं घुसा रहा, जो मिडिल मैन कहलाते हैं ना, होलसेलर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, रिटेलर हो गया वगैरह, उन सब की बात नहीं कर रहा। तो प्रोड्यूसर जो है वहां से स्टार्ट हो रहे हैं, वो मिसाल के तौर पे कुछ बना रहे, ब्रेड बना रहे, उसको कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है ना, ये दोनों की मुलाकात जहां पर होगी वो जगह क्या कहलाती है, मार्केट। क्योंकि अब प्रोड्यूसर सेलर बन के आ रहा है, जहां पर सेलर मीट्स द बायर, तो क्या कहलाती है जगह, मार्केट कहलाती है। और मार्केट आज के दौर में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल मार्केट्स नहीं रह गए जहां आप खुद जाके खरीदते चीजें। आज के दौर में तो ऑनलाइन मार्केट्स भी अवेलेबल है। आप अपने मोबाइल फोन से टैप करते हो और कोई भी एप्लीकेशन के जरिए या किसी भी कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जैसे कि अली एक्सप्रेस, दराज या फूड पांडा, वॉट एवर द प्लेटफॉर्म्स आर, यू जस्ट सिलेक्ट व्हाट टू बाय, तो वो सारी मार्केट्स हैं। ओके, क्योंकि वहां पर बायर सेलर मिल रहे हैं। मार्केट का मतलब समझ में आ गया आप लोग। मार्केट लोकल भी होती है, इंटरनेशनल भी होती है। लोकल मार्केट के अंदर जो ट्रेड होती है वो कहलाती है डोमेस्टिक ट्रेड या लोकल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड या लोकल ट्रेड। एक कंट्री है उसके विदिन खरीदो फरोख्त हो रही है, उसी में माल बन रहा है, उसी में बिक रहा है, तो सब डोमेस्टिक ट्रेड का पार्ट है। एक कंट्री माल बना के दूसरी कंट्री को सेल कर रही है, तो अब ये किसमें शामिल हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड में, या इसका दूसरा नाम है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल मतलब बैरूनी, तो इसका फिर दूसरा नाम इंटरनल ट्रेड भी हो सकता है। समझ आ रही है ना बातें। एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड की कहां पर होती है, इंटरनेशनल मार्केट पे। इंटरनल ट्रेड कहां होता है, डोमेस्टिक मार्केट में। अब इस मार्केट के लफ्ज से आप ये मत सोचना कोई इंटरनेशनल, अब मैं अगर कहता हूं इंटरनेशनल मार्केट का लफ्ज अगर बोलता हूं आपको, इंटरनेशनल मार्केट, तो इसके जहन में आपके जहन में कोई मार्केट नहीं आना चाहिए कि जहां हम बाकायदा जाएंगे जिस पे बैनर लगा होगा इंटरनेशनल मार्केट। नो, इंटरनेशनल मार्केट से वो तमाम ममालिक जो है मुराद हैं जो आपसे खरीदो फरोख्त कर रहे हैं माल को, वो इंटरनेशनल मार्केट है। कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है वो, और हो सकता है कोई लोकेशन ही ना हो, ऑनलाइन बेच रहे हो उनको माल। इंटरनेशनल, अच्छा हम अगर माल खरीद रहे चाइना से, तो चाइना हमारे लिए इंटरनेशनल मार्केट है, हमारे लिए वहां से माल खरीदना आसान, हमें वहां से माल मिलता है, हम इंपोर्ट करते हैं वहां से माल। चाइना इज आवर इंटरनेशनल मार्केट। हम माल अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं मिसाल के तौर पे जर्मनी को, तो जर्मनी इज ऑल्सो आवर इंटरनेशनल मार्केट। इस दफा हम सेलर हैं और जर्मनी बायर है हमारे लिए, तो मार्केट में तो बायर सेलर दोनों ही मौजूद होता है ना। तो इंटरनेशनल मार्केट में आपके तमाम ट्रेडिंग पार्टनर्स आ जाते हैं। ट्रेडिंग पार्टनर्स मतलब वो जिनसे आप माल खरीदो फरोख्त करते हो मुल्क से बाहर, वो आपके कंट्री के ट्रेडिंग पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, आपकी कंट्री के ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन होते हैं, जिनसे आपकी कंट्री के लोग दूसरी कंट्री से माल खरीदते फरोख्त करते हैं, वो आपके इंटरनेशनल ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, या इंटरनेशनल मार्केट कह सकते हो उसको। थोड़ा सा मूव आउट करता हूं बात को। जब आप माल खरीदते हैं या बेचते हैं तो इन्वॉल्व हो जाती है फॉरेक्स, फॉरेन करेंसी। ठीक है, जिसका मतलब ये होता है फॉर एक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज, इंटरनेशनल करेंसी मुराद है इससे। ठीक है, अब आपको जब माल
बेचना हो या खरीदना हो, तो कोई एक करेंसी बताओ जो इंटरनेशनली पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है, वो क्या है? कौन सा डॉलर? यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर, और ना तो सिंगापुरियन डॉलर भी है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी है, कैनेडियन डॉलर भी है, लेकिन जो पूरी दुनिया के लिए इंटरनेशनल करेंसी काउंट होती है वो क्या है? यूएसडी। क्लियर होती है बात? तो जब भी फॉरेक्स की बात आ जाए, तो वैसे तो फॉरेक्स से मुराद दुनिया की तमाम करेंसीज हो सकती हैं, आपके अलावा हमारे मुल्क के लिए तमाम करेंसीज सिवाय पाकिस्तानी रुपीस के तमाम करेंसीज हमारे लिए फॉरेक्स है, लेकिन उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? यूएसडी। तो इसीलिए जब भी हम फॉरेक्स का जिक्र करते हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला ही हमारे जहन में आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट वाला ही हमारे जहन में नेचुरली आ जाता है। तो फॉरेक्स का जिक्र कभी भी होता है तो हमारे जहन में क्या आना चाहिए? डॉलर। क्लियर होती है? ठीक है। अब जब हम माल खरीदते हैं, पाकिस्तान है ये, पाकिस्तान ने माल खरीदा चाइना से मिसाल के तौर पे, ठीक है, और यूएसडी में पेमेंट कर रहा है। पाकिस्तान ने चाइना से माल खरीदा, फॉर एग्जांपल कोई भी गैजेट्स खरीद लिए, कोई इलेक्ट्रॉनिक के कोई आइटम्स खरीद लिए, ठीक है, उनकी वर्थ थी $500, तो पाकिस्तान को क्या देने पड़ेंगे? $500 देने पड़ेंगे, राइट? 500 का माल आएगा तो $500 जाएंगे भी पाकिस्तान के पास से। यहां पर टॉपिक खुल जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, कि पाकिस्तान का आउटफ्लो इनफ्लो के बराबर होना चाहिए, ये तराजू है हमारा, ठीक है ना। अगर पाकिस्तान का आउटफ्लो हो रहा है $500 का, तो कहीं से $500 आने भी तो चाहिए, देंगे कैसे? तो पाकिस्तान के पास इनफ्लो भी होना चाहिए $500 का, तब हुई बैलेंस पेमेंट बैलेंस हो गई। क्या आपने जो पेमेंट की वो कहीं से आ भी गई, ये कहलाया बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर होती है बात? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या? कि मैं जो खरीद रहा हूं कुछ, उसकी पेमेंट कर रहा हूं, वो डिसबैलेंस रहेगी, पेमेंट कर ही नहीं सकता, कहां से आएगी वो पेमेंट? कहीं से मेरे पास इनफ्लो भी होना चाहिए डॉलर का, क्योंकि हमारे मुल्क में तो रुपीस छपते हैं, और क्योंकि मैं इंटरनेशनल खरीद रहा हूं तो वो मुझसे डॉलर मांगेंगे। डॉलर के अलावा मांग सकते हैं, वो बिल्कुल इकोनॉमिक्स की डेप्थ हो जाएगी, उसको छोड़ दे अभी आप, उनको मुझे डॉलर ही देने, तो डॉलर 500 देने के लिए डॉलर आने जरूरी है 500। अब $500 लाने के लिए मैं क्या करूंगा? कहां से आएगा डॉलर? एक्सपोर्ट, माल बना के बेचना भी पड़ेगा, माल बना के जब बेचूंगा तो मेरे पास डॉलर आएगा, फिर वो डॉलर दे के इंपोर्ट करूंगा, हो गई बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर मेरे पास मिसाल के तौर पे एक दिन ऐसा आ जाता है कि मेरी बैलेंस नहीं होती, मैंने जो माल बेच के मेरे पास डॉलर इनफ्लो हुआ ना, यूएसडी जो मेरे पास आया टोटल, वो था मिसाल के तौर पे $800, ठीक है, जबकि यूएसडी का मेरे पास से आउटफ्लो हुआ क्योंकि मैंने इंपोर्ट ज्यादा कर ली, वो हुआ $1000। अब मेरे पास नहीं है $200, तो मैं क्या करूंगा? अब कहां से ला सकता हूं? एक्सपोर्ट तो नहीं हुई है, लोन्स ले सकता हूं। कहां से आ सकता है? लोन्स, इंटरनेशनल लोन्स, हमारे बैंक के पास होते डॉलर तो हम उनको यूज करके दे चुके होते ना, मुल्क के पास डॉलर ही नहीं है, तो इंटरनेशनल लोन्स ली। कहां से ले सकता हूं? किसी मुल्क से ले सकता हूं, या इंटरनेशनल इदारे होते हैं जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ से लोन ले ली $200 की, और वो मिला के फिर वो जो $200 भी हमने पे कर दिए, फिर 800 तो दे दिए थे, 200 और दे दिए तो 1000 हुए ना बराबर। आईएमएफ के अलावा किससे लोन्स ले सकता हूं? मैं किसी दूसरी कंट्री से ले सकता हूं, या फिर मैं ये कर सकता हूं कि हमारे मुल्क के जो दूसरे ममालिक में लोग गए हुए कमाने के लिए, जो हमारे मुल्क से दूसरे मुल्क में मौजूद हैं लोग, जो ओवरसीज का मतलब समंदरों पार, या फॉरेन कंट्रीज में, या एब्रॉड, ओवरसीज बोलो या एब्रॉड बोलो या फॉरेन कंट्री बोलो, एक ही बात है। हमारे मुल्क से जो लोग वहां गए हुए हैं तो वो अपनी कमाई में से जमा करके जमा पूंजी भिजवाते हैं ना घरों पे, रेमिटेंस कहलाती है वो। तो मेरे पास डॉलर और कहां से आ सकता है? रेमिटेंस के जरिए आ सकता है, कि अपने कमाई से जो है ना जोड़ के कुछ पैसे वो भिजवा रहे हैं, अगर हमारे लोग वहां पर कोई रहने गए हुए दूसरे ममालिक में, वहां से भिजवा रहे हैं, तो रेमिटेंसेस से भी $200 आ सकते हैं। और या इन दोनों से नहीं आ रहे तो क्या हो सकता है? मैं जिनसे इंपोर्ट कर रहा हूं ना माल, उनके साथ मैं ट्रेड क्रेडिट कर सकता हूं। ट्रेड क्रेडिट मतलब उधार पे माल परचेज करना। क्या कर सकता हूं? या तो मैं कह सकता हूं भाई $200 उधार रखो। क्लियर हो रही है बात? तो जब भी हमें पेमेंट करनी है वो पैसा होना चाहिए हमारे पास। कहां से आ सकता है? या तो मैं एक्सपोर्ट करके लेके आया, या किसी से लोन्स लेके आया,
या हमारे कोई मुल्क से बाहर लोग गए, उन्होंने भिजवाया डॉलर, या फिर ये हो सकता है इसी से कह दूं भाई हमारा ट्रेड क्रेडिट रखो, $200 बाद में दूंगा। क्लियर है? ठीक है। यहां पर जो कंडीशन है अभी बताओ क्या है, हमारे पास डॉलर की कमी है या ज्यादती है? डॉलर की कमी है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास डॉलर की कमी होने का मतलब है हमने ट्रेड कुछ ऐसी की कि जो बैलेंस नहीं हुई, बल्कि ट्रेड डेफिसिट हुआ। हमने एक्सपोर्ट कम किया, हमने सिर्फ 800 तक का एक्सपोर्ट किया, जबकि इंपोर्ट ज्यादा कर लिया। तो जब हमारी एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इंपोर्ट्स, तो नतीजतन क्या हो जाता है? ट्रेड डेफिसिट। कितने का ट्रेड डेफिसिट हुआ? यहां में $200 का डेफिसिट हुआ, $200 की कमी पड़ गई कि हमने कम, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट कितना किया था? $800 का, जबकि इंपोर्ट कितना किया? $1000। क्लियर हो रही बात? ट्रेड सरप्लस की कंडीशन क्या होती? जब एक्सपोर्ट्स हमारी ग्रेटर होती इंपोर्ट से, तो ट्रेड सरप्लस होता। कोई एक ऐसा साल आया, वैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री में 30-40 साल में तो शायद नहीं आया ऐसा कोई साल, कोई एक ऐसा साल आया जब आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से। आपकी एक्सपोर्ट मिसाल के तौर पे थी $1500, अब इसको $1500 मिलियन समझ लो, आपकी मर्जी, लेकिन $1500 की एक्सपोर्ट थी मिसाल तौर पे, जबकि इंपोर्ट्स आपकी थी $900 की, तो एक्सपोर्ट्स ग्रेटर है। तो ये क्या हुआ? ये ट्रेड सरप्लस, अब डेफिसिट नहीं। कितने का हुआ? $600 से, कि अब हमारे पास माल बेच के पैसा आने का पलड़ा भारी है और पैसा जाना कम है। क्लियर हो रही है बात? तो मैंने अब यहां पर आपसे दो टर्मिनोलॉजीज की बात की है, एक है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसके अंदर आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। सही? बैलेंस ऑफ ट्रेड की जब बात हो रही हो तो उसमें आपके जहन में आनी चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट। क्या आना चाहिए? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। अगर ये बराबर है आपस में एक दूसरे के, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड आपकी बैलेंस्ड है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? बैलेंस्ड है। बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलो या ट्रेड बैलेंस बोलो, एक ही बात होती है। तो ट्रेड बैलेंस आपका बैलेंस्ड है अगर जितनी एक्सपोर्ट की उतने की इंपोर्ट कर ली। अगर आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा हुई है, इंपोर्ट्स कम हुई है, तो ट्रेड बैलेंस डिसबैलेंस है, लेकिन कैसा? आपकी फेवर में, आपके पास सरप्लस मौजूद है ट्रेड का। एक्सपोर्ट ज्यादा हुई है, इंपोर्ट कम हुई है, तो ट्रेड सरप्लस है। डिसबैलेंस तो है ना, एक्सपोर्ट ज्यादा की इंपोर्ट कम की, तो डिसबैलेंस तो है, लेकिन कौन सा वाला? आपकी फेवर में है वो, कि आपके पास ट्रेड सरप्लस मौजूद है। अगर आपकी इंपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट्स का पलड़ा भारी, एक्सपोर्ट हल्की है, ये ज्यादा लगे तराजू के तौर पे सोचो, ठीक है ना। अगर आपकी एक्सपोर्ट्स कितनी थी? 800 की, और इंपोर्ट्स थी 1000 की, तो ये भी डिसबैलेंस है, ट्रेड डिसबैलेंस हो गया। और इस दफा कौन सा वाला हुआ? ट्रेड डेफिसिट। $200 से इंपोर्ट ज्यादा है आपकी। क्लियर है? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड आपको समझ में आ गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड ना बैलेंस ऑफ पेमेंट के टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं हम, ये ज्यादा बड़ा टॉपिक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड उस टॉपिक का बच्चा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट बड़ा टॉपिक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात नहीं होती, इसमें उधार की भी बात होती है, कि अगर आपके पास पैसा नहीं मौजूद तो उधार भी ले सकते हो, बिना एक्सपोर्ट के भी पैसा आ सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का टॉपिक क्या बता रहे हैं? सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता, पैसा आने जाने के लिए आप चाहे तो पैसा लाने के लिए उधार भी ले सकते हैं। आप चाहे तो अपने लोग जो बाहर बेच सकते हैं, जो कमा के लाके दे आपको पैसा, आप चाहे तो अपने मुल्क का कोई हिस्सा लीज पे दे सकते हैं, चाइना जैसी जगह को, जो आपको फिर पैसे देगा बहुत सारे डॉलर्स। ठीक है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बड़ा ग्रैंड टॉपिक है, उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है उसका एक समझ लो सब टॉपिक है। क्लियर है? तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर। तो अब कंफ्यूज आप नहीं होइएगा, जब भी आपके पास बीओपी की बात हो रही है तो इसका मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि पैसा कितना मुल्क में आया और मुल्क से कितना गया। और जब बीओटी की बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात हो रही है तो इसका मतलब मुल्क में कितना माल आया और कितना माल गया। सही है? मुल्क में कितना पैसा आया और गया, मुल्क में कितना माल आया गया। अगर मुल्क में जितना पैसा आया उतना ही गया तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बराबर है। मुल्क में जितना माल इंपोर्ट हुआ उतना ही माल एक्सपोर्ट हुआ, तो इसका मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड बराबर है। मुल्क में पैसा
ज्यादा आया कम गया, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप सरप्लस पे हो कि पैसा आपके पास ज्यादा मौजूद है। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर मुल्क में माल ज्यादा आया, माल बिका कम, तो इसका मतलब आपने इंपोर्ट ज्यादा की है, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में चला गया कि इंपोर्ट ज्यादा की है। ये बार बार क्लियर हो रही है, मैं रिपीट कर रहा हूं जो, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का ताल्लुक है माल से, बैलेंस ऑफ पेमेंट का ताल्लुक है पेमेंट से। तो माल वाली चीज का ताल्लुक हो गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, पेमेंट वाली चीज का ताल्लुक हो गया मनी कमिंग इन मनी गोइंग आउट। आपका ये चैप्टर बैलेंस ऑफ ट्रेड को लेकर है, तिजारत का चैप्टर, लेकिन कई बैलेंस ऑफ पेमेंट की टर्मिनोलॉजी आ जाए तो कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। अंडरस्टैंडिंग द ट्रेड बैलेंस बोले या बैलेंस ऑफ ट्रेड बोले एक ही बात है। बैलेंस ऑफ ट्रेड किसे कहते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। एक मुल्क के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के दरमियान जो फर्क है, ठीक है, उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर कोई फर्क नहीं है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज बैलेंस्ड। अगर फर्क है तो फर्क आप देखेंगे कि एक्सपोर्ट ज्यादा है तो आप कहेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ट्रेड सरप्लस। अगर फर्क है और उसमें इंपोर्ट ज्यादा थी तो आप कहेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ट्रेड डेफिसिट। क्लियर है? तो ट्रेड सरप्लस और डेफिसिट की आपको नीचे डेफिनेशंस दे दी हैं। जब आपकी एक्सपोर्ट एक्सीड कर जाती है आपकी इंपोर्ट को, मतलब इंपोर्ट को तजावुज कर जाती है आपकी एक्सपोर्ट्स, तो सरप्लस कहलाता है। जब आपकी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट को तजावुज कर जाती है तो वो डेफिसिट कहलाता है, जो कि यहां पर इक्वेशन के तौर पे दिखाया है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर माइनस में आंसर ज्यादा है तो ट्रेड डेफिसिट है, अगर प्लस में ज्यादा है तो ट्रेड सरप्लस है। पाकिस्तान की मेन एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। अब यहां पर एक साल को उठा के बात कर रहे हैं, FY 2023। अच्छा, FY 2023 लिखना पूरा जरूरी नहीं है, मैं इसको 23 भी लिख देता काफी था। FY 23 मतलब फिस्कल ईयर 2023। फिस्कल ईयर 2023 शुरू कब हुआ होगा? 1 जुलाई 2022 को। खत्म कब हुआ होगा? 30 जून 2023 को। तो पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल ट्रेड है, एक्सटर्नल ट्रेड मतलब डोमेस्टिक नहीं, इंटरनेशनल, सही ना, डोमेस्टिक नहीं है, इंटरनेशनल। पाकिस्तान की इंटरनेशनल ट्रेड फिस्कल ईयर 2023 में कुछ ऐसी थी कि पाकिस्तान को ट्रेड डेफिसिट हुआ। और ये अनोखा साल नहीं था FY 23। आप पीछे 40 साल उठा लो, तकरीबन आपको ट्रेड डेफिसिट ही मिलेगा पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान कहां से पूरा करता है डेफिसिट? अगर माल ज्यादा मंगवाता है, एक आध साल तो चलता है ना, एक आध साल हमने ज्यादा मंगवा दिया, बेचा कम, फिर अगले साल हमने ज्यादा बेचा और कम मंगवाया तो कवर कर लिया पिछले साल को। एक आध साल, आप 30-40 साल से ट्रेड डेफिसिट के ऊपर, 30-40 साल के जब से पाकिस्तान बना उसमें ज्यादातर साल मेजॉरिटी ट्रेड डेफिसिट में आप रहे हो। तो कहां से पूरा होता है फिर? कर्जे ले लेके, हर साल कर्जे ले लेके पाकिस्तान जाने किसी तरह पूरा करता है। और जितना हर साल जो कर्जे लेता है पाकिस्तान, तो उन कर्जों का पाकिस्तान के ऊपर इंटरेस्ट, सूद सर पे आ जाता है, क्योंकि कोई मुफ्त में कर्जा नहीं देता। आप कहेंगे नहीं हमारे दीन में हराम है, वो कहेगा हम आपको कर्जा ही नहीं दे रहे। आप या तो ऐसा कुछ करो ना, आप अपनी बुनियाद पे खड़े हो जाओ। तो पाकिस्तान कर्जों से पूरा कर रहा है। जब कर्जा लेता है तो फिर अब उसका इंटरेस्ट भी देना पाकिस्तान को। मतलब $100 उधार लिया तो $105 वापस करना है। अब वो $105 देने की बारी आई तो वो देने के पैसे नहीं थे, तो किसी से अब $105 उधार लेके उसको पे किया, और वो कह रहा है अब आप मुझे $110 देंगे, तो अब सूद भी बढ़ता जा रहा है कर्जा ले लेके। बहरहाल तो पाकिस्तान इतना कंसिस्टेंटली ट्रेड डेफिसिट में गुजर रहा है क्योंकि पाकिस्तान के पास अपनी जो प्रोडक्शन है इतनी मौजूद नहीं है, बिलखुसूस किस चीज को लेकर? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर। क्योंकि आपकी बिजली जो बन रही है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बन रही है। अगर पाकिस्तान की बिजली किसी और चीजों से बन रही होती है, डैम ज्यादा होते, तो शायद इतना आज के दौर पे हमें ट्रेड डेफिसिट इतने सालों का नहीं होता, और जब ट्रेड डेफिसिट इतना नहीं होता तो इतना कर्जा भी लेना नहीं पड़ता शायद। ठीक है, तो जी आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की 2023 के बारे में बात कर रहा है। पाकिस्तान का 2023 का साल कुछ ऐसा रहा है कि पाकिस्तान ने एक्सपीरियंस किया ट्रेड डेफिसिट तकरीबन $27.5 बिलियन का। कितने बिलियन डॉलर्स का? $27.5 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट। नीचे भी लिखा है ये। क्यों? पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हुई थी $27.7 बिलियन। बिलियन का मतलब 90। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कितनी हुई थी? ठीक है जी,
पाकिस्तान की इंपोर्ट्स कुछ 55 बिलियन डॉलर्स के करीब हुई। इसको मैं किसी और कलर से लिखता हूँ, रेड से लिखता हूँ। पाकिस्तान की इंपोर्ट जो है वो 55.2 बिलियन डॉलर्स की। जब 27 में से 55 माइनस करते हैं तो हमारे पास 28 बचता है, लेकिन 27.7 में से 55.2 माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है डेफिसिट में 27.5 बिलियन डॉलर्स का पाकिस्तान को ट्रेड डेफिसिट हुआ। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट्स कम थी, इंपोर्ट ज्यादा थी। क्लियर है? जब एक्सपोर्ट्स वर लेस देन इंपोर्ट्स, एक्स वाज लेस देन एम, एम इंपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है, तो क्या हुआ? ट्रेड डेफिसिट हो गया इसका आंसर। फिर कुछ नुकात पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स की जो बैकबोन है वो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है, कपड़े का सेक्टर है। इसमें कॉटन से बने हुए कपड़े शामिल है, लिनन से बने हुए कपड़े शामिल हैं, या वूल वगैरह से बन रहे हैं, जो भी हो, सब सारा टेक्सटाइल सेक्टर हमारा जो है मिल मिला के पाकिस्तान की बैकबोन एक्सपोर्ट की, क्योंकि पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट का 60% से भी ज्यादा वो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा कोई सेक्टर्स बताओ जो एक्सपोर्ट करते हो? स्पोर्ट्स गुड्स और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और राइस। अच्छा, गंदम की कास्ट ज्यादा हो गई तो एक्सपोर्ट कर दिया, कभी कास्ट कम हो गई तो इंपोर्ट भी करना पड़ सकता है। फ्रूट बताओ कोई जो एक्सपोर्ट होता हो? एप्पल, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज। बहुत पाकिस्तान के ऑरेंज की बड़ी डिमांड है दुनिया में। अच्छा, पाकिस्तान की इंपोर्ट के अंदर सबसे बड़ा विलन कौन है? पेट्रोलियम इंपोर्ट्स है। तकरीबन पाकिस्तान की टोटल इंपोर्ट का में 30% जो इंपोर्ट्स है ना वो सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। ठीक है, उसके बाद जो 70% बचता है वो दुनिया जहां की बाकी तमाम चीजें मिला लो वो इंपोर्ट होती है। अकेली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है ना 30% इंपोर्ट होती है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में सब शामिल हो गया, ऑयल, गैस, कोयला वोयला भी शामिल है उसमें। वैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं है कोयला, लेकिन आप इसको पेट्रोल और गैस, पेट्रोल एंड कोल लिख दो भले, जब एक्चुअली ग्रुप है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो ग्रुप है ना उसमें कोयला भी शामिल कर दिया, वो नीचे आप समझोगे। तो पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट करता है ज्यादातर वो यहां पर लिखा हुआ है माल सारा। ज्यादातर जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है ना उन प्रोडक्ट्स को यहां पर लिखा हुआ है और उन प्रोडक्ट्स के बाकायदा ग्रुप्स बना है। पहला ग्रुप है क्या? टेक्सटाइल एंड अपैरल, कपड़े का काम। कपड़े के काम में क्या क्या आ गया? हाउस लिनन। हाउस लिनन का मतलब ये हो गया घर में कपड़े की जो तमाम चीजें होती हैं, जैसे कि बेड शीट्स हो गए, तकिए हो गए, तकियों के कवर हो गए, टेबल क्लॉथ हो गए, सफाई के कपड़े हो गए, सब लिनन में आ गया, हाउस लिनन। फिर निटवेयर, निटवेयर स्वेटर्स वगैरह, ये जो वूल की जो तमाम चीजें हो गई या जो बुनते हैं, जो कपड़े बुने जाते हैं वो निटवेयर कहलाते हैं। फिर क्लोथिंग, वो तमाम पहनने वाले कपड़े। देखो कपड़ा भी दो अंदाज में बनता है, एक होता है वीविंग, वीविंग की मशीनरी अलग तरीके से कपड़े को बनाते हैं, और एक होता है निटिंग, निटिंग में आप जो है ना बुनते हो कपड़े को, वो भी दो, एक धागे को लेकर रोल करते रहते, एक ही धागे को रोल करते करते पूरा कपड़ा बना दिया, निटिंग भी होती है। तो मिलती जुलती चीज है। खैर, तो ये कपड़े में आ गए। इसके अलावा सिर्फ ये कपड़ा नहीं बिकता बल्कि कॉटन यान भी बिकता है, वो धागा भी बिकता है जिससे कपड़ा बन रहा है, फैब्रिक भी बिकता है। बना बनाया कपड़ा बिके तो पाकिस्तान के लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि तमाम गारमेंट्स तक के सेक्टर को जॉब्स मिल जाएंगी ना, सबकी इनकम हमारी जीडीपी का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन अक्सर ममालिक कहते हैं कि हम खुद बना लेंगे, आप सिर्फ हमें कपड़ा दे दें। कुछ ममालिक ये कहते हैं कि भाई हमें धागा चाहिए, बस कपड़ा भी हम खुद बना लेंगे। कुछ ममालिक ये भी कह सकते हैं सिर्फ कॉटन चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में कॉटन नहीं उगता, आप पाकिस्तान से हम कॉटन ले लेते हैं, तो कोई किसी मुल्क को कॉटन चाहे पाकिस्तान से डायरेक्ट भी ले सकता है, लेकिन फिर पाकिस्तान को उसमें मुनाफा कम होगा थोड़ा। ठीक है, और पाकिस्तान के पास अगर दो किस्म के कस्टमर आते हैं ना, मेरे पास कॉटन की 10 बेल है, 10 लाख बेल्स हैं कॉटन की, बस दो कस्टमर, एक आते कहता है मुझे बेल्स बेच दो कॉटन की, और दूसरा आता कहता है मुझे इन बेल से आप जो है ना धागा बेच दो, तो मैं कहूंगा धागे वाले को, कॉटन का धागा बना के बेचता हूं, उसमें मुनाफा ज्यादा है। सही। तीसरा आता है वो कहता है मुझे आप कपड़ा बना के बेच दो इससे, मैं कपड़े वाले को बेच, क्योंकि उसमें मेरी एक और फैक्ट्री लग जाएगी और बहुत सारे लोग लेबर लग जाएगी ना। जो कहता है ना मुझे गारमेंट्स बना के दो, मैं उसको सिलेक्ट करूंगा कि मैं यही सारा कॉटन खुद क्यों ना यूज कर लूं, और खुद ही उससे यान बना के यान वाला प्रॉफिट रख लूं, फिर यान से फैब्रिक बनाने वाला प्रॉफिट रख लूं, फिर फैब्रिक से गारमेंट्स बनाने वाला प्रॉफिट भी रख लूं, तो पूरा प्रोसेस पाकिस्तान में ही हो जाए। सही।
तो जितनी ज्यादा फाइनल प्रोडक्ट बना के बेचते हो ना, उतना ज्यादा आपको मुनाफा है। जितना ज्यादा रॉ मटेरियल बेचते हो उतना कम मुनाफा है। इसी तरीके से पाकिस्तान रॉ मटेरियल क्रूड क्यों लेता है? बना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लेता, बहुत महंगी पड़ जाती, वो सब हम यही रिफाइनरीज में अपने बना लेते हैं। सो पाकिस्तान का टेक्सटाइल ग्रुप है, ये एक्सपोर्ट्स की हेडिंग पे पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में ज्यादातर कौन सी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रही है यहाँ लिखी हुई है। टेक्सटाइल के अंदर आप रहते हुए ये सारी प्रोडक्ट्स लिखी हुई है। एग्रीकल्चर और खाने पीने में रहते हुए राइस है, व्हीट है, फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में मैंगो कर लो, ऑरेंजेस कर लो, एप्पल कर लो। वेजिटेबल्स है पाकिस्तान के, वो भी एक्सपोर्ट होता है। लेदर और स्पोर्ट्स के गुड्स, जिसमें लेदर प्रोडक्ट्स आ गए, लेदर वॉलेट, जैकेट, जूते, ठीक है। स्पोर्ट्स के गुड्स हो गए, इक्विपमेंट हो गए, फुटबॉल है, बैट्स, जो भी स्पोर्ट्स का सामान है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी इसमें आ गए। अच्छा, लेदर एंड स्पोर्ट्स गुड्स के अंदर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं डालने चाहिए थे उसूलन, इसको मुझे नीचे डाल देता हूं, क्योंकि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो लेदर और स्पोर्ट्स में तो नहीं आते। बाकी दूसरे कई मैन्युफैक्चर्ड किस्म के गुड्स हैं। सीमेंट है, एक्सपोर्ट होता है पाकिस्तान का करीब करीब की कंट्रीज में, क्योंकि भारी प्रोडक्ट। मार्बल एक्सपोर्ट होता है पाकिस्तान का, भारी होता है फिर भी, क्योंकि बड़ा अलग लेवल का मार्बल है पाकिस्तान के पास। प्रोसेस्ड गुड्स, बहुत सारे पैकेज्ड गुड्स भी एक्सपोर्ट होते हैं। पता चला इस्माइल इंडस्ट्रीज की बिस्कोनी के यूनिट ने अपनी बिस्कोनी की प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर दी, शान मसाले वालों ने अपने मसाले एक्सपोर्ट कर दिए। ये प्रोसेस्ड ही है ना सारे। प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की एक्सपोर्ट होती हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये चंद मिसाल है। इसी तरह इंपोर्ट जो पाकिस्तान करता है, उसमें टॉप पे क्या लिखा है? एनर्जी। एनर्जी में क्या आ गया? पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, एलएनजी, कोयला, ये सब कुछ पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान को जो कोयला चाहिए हो, आयरन ओर के ब्लास्ट फर्नेस को जलाने के लिए जो कोयला चाहिए, पाकिस्तान में ना मिलता वो कोयला जिससे कोक बनता है, और उस कोक को ब्लास्ट फर्नेस में जलाते हैं तो आयरन ओर से आयरन अलग होता है। तो वो कोक बनाने के लिए जो कोयला चाहिए अगर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, सब बिटमिनस कोल कहलाता है वो, सब बिटमिनस कोल अगर नहीं मौजूद पाकिस्तान, तो इंपोर्ट करेगा पाकिस्तान। एंथ्रासाइट अगर पाकिस्तान में कोयला नहीं है तो पाकिस्तान इंपोर्ट करेगा। क्लियर है? इसी तरह पाकिस्तान क्रूड ऑयल तो इंपोर्ट करता ही है। और ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान नेचुरल गैस भी इंपोर्ट करे। क्रूड ऑयल तो ऑयल की फॉर्म में आ रहा है, नेचुरल गैस पाइपलाइनों के जरिए भी आता है। हो सकता है पाकिस्तान नेचुरल गैस को इंपोर्ट करे पाइपलाइनों के जरिए। अगर नेचुरल गैस पाइपलाइनों के जरिए नहीं आ रही तो पानी के जहाजों में आ सकते हैं। नेचुरल गैस है, आ सकती है। कैसे? उसको लिक्विफाई करके, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करके, जिसे हम कहते हैं एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तो वो तो आ सकती है। ठीक है। पेट्रोलियम और इसके अलावा क्रूड ऑयल से तो हमारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकलती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो पाकिस्तान ना निकाल पाता हो या इनफ ना होती हो तो बाहर से मंगवाता हो। ऐसा भी हो सकता है कि हमने क्रूड ऑयल जो मंगवाया उससे इतना जेट फ्यूल नहीं निकला जितना हमारे हवाई जहाजों को चाहिए था, तो हो सकता है पाकिस्तान इंपोर्ट कर ले डायरेक्ट जेट फ्यूल। या हो सकता है कोई वॉर टाइम्स चल रहे हो, तो वॉर टाइम्स में पाकिस्तान के पास इतना टाइम ना हो कि क्रूड ऑयल मंगवा के रिफाइनरी से गुजार के जेट फ्यूल निकाले, तो डायरेक्ट जेट फ्यूल ही मंगवा ले। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी इंपोर्ट्स है पाकिस्तान की। मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बहुत सारे मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, बहुत यू नेम इट, बहुत सारी चीजें पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। ट्रैक्टर्स इंपोर्ट करता होगा, वो मशीनरी इंपोर्ट करता होगा कि जिससे फिर आप यहाँ कुछ बना सकते हो। बड़े बड़े प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट किए, क्यों? ताकि हम शुगर की मिलें खोलें, उन शुगर की मिल्स के अंदर वो बड़े बड़े मशीनरी लगाई ताकि उसमें गन्ना प्रोसेस करके चीनी बना के बेचें। ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इस तरह वाली इंपोर्ट को कि अगर आप कोई ऐसी चीज इंपोर्ट कर रहे हो जिसके बाद आप कुछ ऐसा बनाओगे जो एक्सपोर्ट हो सकता है, तो गवर्नमेंट कहेगी सही है, ये तो इंपोर्ट कर लो। ठीक है। लेट्स सपोज पाकिस्तान को चीनी इंपोर्ट करानी पड़ती, अगर ऐसा होता, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो मशीनरी नहीं है जिससे चीनी बनते, गन्ना तो मौजूद है, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट प्रोमोट करती है इस चीज को कि आप मशीनरी मंगवा लें। बिजनेसेस को प्रोमोट करती है कि मशीनरी इंपोर्ट करें, ताकि आप मशीनरी इंपोर्ट कर लेंगे तो हमें फिर चीनी नहीं इंपोर्ट करनी पड़ेगी, आप खुद हमारे गन्ने को यूज करके चीनी बना के मुल्क में बेचेंगे। क्लियर है? तो ऐसी इंपोर्ट जो कि प्रोडक्टिव काम कर रही हो वो अच्छी कहलाती है। ऐसी इंपोर्ट जो सिर्फ कंज्यूम हो रही हो वो इतनी अच्छी नहीं कहलाती। समझना, दो तरह के गुड्स होता है, दो तरह का माल होता है। एक होता है प्रोड्यूसर गुड, प्रोड्यूसर्स गुड्स, और एक होता है कंज्यूमर्स गुड्स। कंज्यूमर्स गुड्स को अगर आप इंपोर्ट करा रहे हो ना, वो इतने फायदे की चीज नहीं है। मतलब कंज्यूमर गुड वो होते हैं जो लेके आप यूज कर लोगे। प्रोड्यूसर गुड्स वो होते हैं जो आप मंगवाते हो, उससे कुछ प्रोड्यूस कर सकते हो।
सही। मसलन बने बनाए कपड़े अगर इंपोर्ट हुए तो हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छी बात तो नहीं है ये। क्यों? कंज्यूमर गुड है, बने बनाए कपड़े आए, बिक गए, लोगों ने पहने, खत्म। लेकिन अगर आपने वो स्टिचिंग करने वाली मशीनें मंगवा ली जो सिलाई करने के लिए काम आती है, वो कौन सा गुड कहलाए? प्रोड्यूसर गुड। सही है, वो इंपोर्ट करो और खुद कपड़ा बनाओ पहनने वाला। तो इससे क्या होगा? फ्यूचर में आपके लिए सस्टेनेबल होगा। फ्यूचर में आप खुद अपने आप खुद कफील होगे, खुद अपने कपड़े खुद ही बना रहे होगे, आपका मुल्क को किसी और से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। ओके। इसी तरह आपके मुल्क को अगर मिसाल के तौर पे लेदर प्रोडक्ट खरीदनी पड़ती है बनी बनाई, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में लेदर को प्रोसेस करने वाली मशीन नहीं है, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट अलाउ करेगी कि आप वो वाली मशीनरी मंगवा लें, इंपोर्ट करवाएं जिससे लेदर प्रोसेस किया जाता है, ताकि फिर हम लेदर गुड्स खुद बन। सही है, बात क्लियर हो रही है सबको? अब पाकिस्तान को अगर डैम बनाना हो, उस डैम को बनाने के लिए बहुत सारी मशीनरी इंपोर्ट करानी पड़े, तो पाकिस्तान को करनी चाहिए क्या? अगर डैम बनाने के लिए बहुत सारी मशीनरी इंपोर्ट करनी पड़ती है तो पाकिस्तान को मशीनरी इंपोर्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो मशीनरी इंपोर्ट कर लोगे, उन इंजीनियर्स को बुला लोगे जिनको डैम बनाना आता है, वो मटेरियल्स ले आओगे जिनसे डैम बनता है, और डैम बन जाता है एक दफा, तो अब बिजली प्रोड्यूस होगी बहुत ज्यादा मुल्क में, और उससे क्या फायदा होगा? एनर्जी और फ्यूल और पेट्रोल की जो इंपोर्ट्स थी वो कम हो जाएंगी। क्लियर हो रही है? इसी तरह पाकिस्तान के पास अगर मेटल पूरा नहीं होता तो आयरन, स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान कार्स इंपोर्ट करता है क्योंकि हमारे यहाँ इतनी अच्छी नहीं बनती, पर मुल्क हुकूमत की कोशिश पूरी होती है कि पाकिस्तान में ज्यादा कौन सी गाड़ियां बिके जो पाकिस्तान में असेंबल हो रही है। असेंबल का मतलब समझ लेना, पार्ट्स बाहर से आते, जुड़ती यहां पर है। फिर भी कुछ तो फायदा है ना, पूरी की पूरी बनी बनाई गाड़ी लाने से आप सारा प्रॉफिट बाहर दे रहे हो। आप पार्ट्स मंगवा के अगर ऐसे यहाँ पर फैक्ट्रीज खोल देते हो कि वो पार्ट्स यहाँ पर असेंबल हो, तो कम से कम यहाँ के लोगों को जॉब्स तो मिलेंगी। ठीक है, सारा पैसा तो नहीं चला जाएगा ना बाहर, कम से कम गाड़ी के पार्ट्स वाला पैसा बाहर जाएगा, गाड़ी बनने का पैसा तो मुल्क में ही रहेगा। अच्छा, सवाल यहां पर ये मेरे पास एक आया हुआ स्टूडेंट का कि पाकिस्तान के पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि वो इंपोर्ट करा सके मशीनरी हैवी। हाँ, तो नहीं है तो नहीं कराएगा, लेकिन जब भी पाकिस्तान उधार लेता है इस गर्ज से कि पाकिस्तान को पेट्रोल, ऑयल और क्रूड ऑयल वगैरह इंपोर्ट कराना पड़ रहा है, तो उस उधार से जितना उस वक्त क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है उतना तो उधार ले लिया, उससे बढ़कर उधार लेने की कोशिश करे और उस मशीनरी को भी इंपोर्ट कराने की कोशिश करे उस उधार के बिना पर, कि जिससे आहिस्ते आहिस्ते करके डैम्स बन जाए हमारे। उधार लेके वो मटेरियल्स और वो इंजीनियर्स को बुलाए पाकिस्तान जो डैम्स बनाते हैं, उधार लेके ही करना पड़े। क्योंकि अगर आप उधार पे हर साल सिर्फ क्रूड ऑयल मंगवाए जा रहे हो ना, तो वो तो कभी खत्म नहीं होगी चीज। वो तो 2035 तक तो हमारी एनर्जी डिमांड जो है वो 70% और बढ़ जाएगी। कैसे चलेंगे हम? इससे बेहतर है एक दफा में जो है पूरा अपना नफ्स मार ले, पूरे मुश्किल तरीन हालात से गुजर जाए, लेकिन पूरी कोशिश कर ले कि डैम बन जाए, क्योंकि डैम बन जाता है अगर तो एनर्जी की जो इंपोर्ट्स हैं उसमें बहुत बड़ी कमी आएगी, और जब बहुत बड़ी कमी आ जाएगी तो हर साल का ट्रेड डेफिसिट पर कम हो जाएगा। अब आपका ध्यान फिर क्या होगा? वो कर्जे जो आपने पुराने लिए थे उनको उतारने पर आपका ध्यान सारा चला जाएगा। क्लियर हो रही बात? सो डेफिनेटली पैसा हो तो ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन पैसा कहीं ना कहीं से उधार कर ही लेता है ना पाकिस्तान हर साल, थोड़ा थोड़ा पूरा करने के लिए। तो क्या ही हो जाए कि पाकिस्तान को ऐसे बड़े मुश्किल फैसले ले ले, लेकिन ऐसे ले कि जिससे वो पाकिस्तान उस जगह पर पहुंचे कि फिर वो खुद कफील हो, तो बात हो। ठीक है, इसीलिए जो डैम्स बन रहे थे हमारे जामीर बादशाह, वहां पर कोशिश यही थी कि पाकिस्तान के लोकल्स जितने कर्जा देते, मुल्क मतलब कर्जा क्या, डोनेट कर दे लोग, चाहे वो मुल्क से बाहर रहते हो, तो बहुत सारे ओवरसीज लोगों ने डोनेट किया इमरान खान की हुकूमत के दौर में, और लोकल्स ने भी बहुत डोनेट किया। अब वो पता नहीं कहाँ तक पहुंचा है वो प्रोजेक्ट, हमें उसकी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि स्लो डाउन हो गया प्रोसेस उसको बनने का। अगर वो 6-8 साल में बनने वाली चीज थी तो अब शायद वो 10-12 साल में चली जाएगी। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की वैल्यू के ऊपर कुछ बातें पाकिस्तान की मिसाल के तौर पे ना, कुछ नंबर्स हैं अब यहाँ पर। पाकिस्तान का जो पिछले साल एक्सपोर्ट थी वो ज्यादा थी,
फिस्कल ईयर 2022 में पाकिस्तान ने 31 अरब डॉलर की, बल्कि ऑलमोस्ट 32 अरब डॉलर तक की एक्सपोर्ट की थी। फिस्कल ईयर 2023 जो कि अभी खत्म हुआ है हमारा 6 महीने पहले, उसमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स गिरी हैं। ये तो बहुत बहुत बड़ा अलमिया है, ये तो बहुत ही नुकसान की बात है। एक ऐसा मुल्क जो ऑलरेडी डेफिसिट में चल रहा है, उसकी एक्सपोर्ट गिर जाए, इट्स अ बैड न्यूज। कहां गिरी देखें जरा। तो 2022 में जो फिस्कल ईयर खत्म हुआ था उसमें 19 अरब का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हुआ था, जबकि लास्ट हमारा फिस्कल ईयर जो खत्म हुआ 2023 वाला, उसमें 17 अरब का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हुआ है। तो 2 अरब तो सीधी सीधे टेक्सटाइल में कमी आ गई। फूड प्रोडक्ट्स में कोई खास कमी नहीं आई, दूसरी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में भी कमी नहीं आई। एक अरब डॉलर की कमी कहां गई? बाकी तमाम आइटम्स जो छोटे मोटे पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है उन सबको मिल मिला के तकरीबन 1 अरब डॉलर वहां कम हुए। और पेट्रोलियम ग्रुप, पाकिस्तान पेट्रोलियम को भी एक्सपोर्ट करता है। अच्छा, एक्सपोर्ट्स में रहते हुए बड़ी अजीब सी बात है, हमें पेट्रोलियम नजर आ रहा है। तो भाईजान, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाकिस्तान हो सकता है एक्सपोर्ट करता हो। कैसे? क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता हो, क्रूड ऑयल को रिफाइन करके हमारी पेट्रोलियम नीड्स पूरी हो जाने के बाद अगर कुछ बचता हो तो पाकिस्तान वो एक्सपोर्ट कर देता हो री एक्सपोर्ट के लिए। सही है कि रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करता है, ऐसा भी तो हो सकता है। कोयला पाकिस्तान हो सकता है कोयला वो वाला एक्सपोर्ट करता हो जिसकी पाकिस्तान को खुद नीड ना हो। सही है। तो इसमें पहले एक्सपोर्ट थी तकरीबन 0.3 बिलियन डॉलर्स की 2022 के फिस्कल ईयर में, और 2023 के फिस्कल ईयर में 0.2 बिलियन डॉलर्स पे। तो ये कुल मिला के कमी आई है जो, तो 31.8 बिलियन डॉलर से आप ब्रॉड डाउन हो गए कहां तक? 27.7 बिलियन डॉलर्स तक। ये तकरीबन आपकी 4 अरब डॉलर की कमी है। बहुत बड़ी होती है ये, बहुत बड़ा फिगर है। 4 अरब डॉलर कम हो जाएगा मुल्क में एक्सपोर्ट्स। इसी के बारे में यहां पर लिखा हुआ है। क्यों हुआ होगा? कह रहे कमी क्यों आई होगी? तो कुछ वजूहात पॉसिबल क्या है? ग्लोबल डिमांड कम हो गई हो सकता है पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स की दुनिया में डिमांड कम हो गई हो, या हो सकता है पाकिस्तान में प्रोड्यूस ही कम हुआ हो। ऐसा होता है ना, कभी फसल बहुत अच्छी आ जाती है, कभी कोई सैलाब और ये आ जाता है तो नुकसान बहुत हो जाता है, ऐसा भी होता है। तो क्या कोई ना कोई रीजन? एनर्जी शॉर्टेजेस, यस, बिजली की किल्लत, बिजली की किल्लत की वजह से एक्सपोर्ट्स गिरी हैं। बिजली की किल्लत क्यों हुई होगी? जरा नीचे आए, पिक्चर पूरी क्लियर होगी। पाकिस्तान की इंपोर्ट्स भी गिरी हैं। इंपोर्ट्स 2022 में थी 80 अरब डॉलर की, 2023 के फिस्कल ईयर में पाकिस्तान की इंपोर्ट हो गई 55 अरब डॉलर। 25 अरब डॉलर से इंपोर्ट कम हुई है। एक्सपोर्ट कितने से कम हुए? 4 अरब डॉलर से। इंपोर्ट कितने से कम हुए? 25 अरब डॉलर से। इतनी बड़ी तादाद में इंपोर्ट्स कम हुई हैं तो बहुत सारी काम की चीजें भी इंपोर्ट नहीं हुई होंगी। जैसे कि पेट्रोलियम ग्रुप को देखो, 23 अरब डॉलर की इंपोर्ट थी 2022 में, और 2023 में सिर्फ 17 अरब डॉलर का क्रूड ऑयल वगैरह इंपोर्ट हुआ है। तो जब क्रूड ऑयल वगैरह कम इंपोर्ट हुआ होगा तो बिजली कम बनी होगी, कम बनी होगी तो एनर्जी शॉर्टेजेस हुई होंगी, एनर्जी शॉर्टेजेस हुई होंगी तो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में लाइटें चली गई होंगी, तो उनका भी माल कम बन के एक्सपोर्ट हुआ। क्लियर होती है बात? पिक्चर क्लियर हो रही है? एक्सपोर्ट फेल, अब यहां जुमले के तौर पर लिखा है एक्सपोर्ट फेल 2023 के अंदर एक्सपोर्ट कितनी हो गई थी? 27 अरब की, जबकि 2022 में कितनी थी? 31 अरब की। तो एक्सपोर्ट फेल फ्रॉम 31 बिलियन डॉलर्स इन 2022 टू 27 बिलियन डॉलर इन 2023। कहां से कहां तक गिर गई? 2022 में 31 थी और 2023 में 27 पे चली गई। क्यों? क्योंकि हमारी डिमांड कम हो गई होगी, एनर्जी शॉर्टेजेस हुए होंगे, या पाकिस्तान में महंगाई हो गई होगी। पाकिस्तान में महंगाई होने की वजह से पाकिस्तान की चीजें महंगी प्रोड्यूस हुई होंगी, और जब महंगी प्रोड्यूस हुई होंगी तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारी चीजें महंगी लग रही होंगी लोगों को, तो हमसे नहीं ली उन्होंने, तो हमारा एक्सपोर्ट नहीं हुआ। क्लियर हुई बात? हमारी चीजें महंगी क्यों हो गई? पाकिस्तान में महंगाई हो गई। पाकिस्तान में महंगाई क्यों हो गई? वो इसलिए हो गई क्योंकि हम जो उधार ले लेके इंपोर्ट्स के बिल पे करते थे ना, उधार देना लोगों ने बंद कर दिया, दूसरे ममालिक ने उधार देना बंद कर दिया। तो अब क्या हुआ? अब पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे इंपोर्ट करने के। जब नहीं थे तो क्या हुआ? तो इंपोर्ट कम की, इंपोर्ट कम की तो उससे और ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया हमारा ऑयल। जो चीज, जिस चीज की कमी होगी तो वो तो एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो एक्सपेंसिव होने की वजह से बिजली एक्सपेंसिव हुई, बिजली एक्सपेंसिव होने की वजह से प्रोडक्शन जब होके निकली चीज वो एक्सपेंसिव पड़ी हमें,
और वो प्रोड्यूस होने के बाद चीज एक्सपेंसिव पड़ी तो आपने उसके हाई सेलिंग प्राइस पे बेचने की कोशिश की। जब सेलिंग प्राइस आपने उसके बढ़ाए तो इंटरनेशनल मार्केट में आपका जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था वो खत्म हो गया। आपकी कम प्राइसेस आपकी एक स्ट्रेंथ थे, लेकिन अब आपकी प्राइसेस कम है नहीं, आपसे कम प्राइसेस पे कोई और बेच रहा है, तो उस लोगों का ध्यान किसी और के ऊपर शिफ्ट हो गया। क्लियर होती है बात? ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की कमोडिटी ग्रुप्स का चार्ट है। इन चार्ट्स को जब भी लेके चल रहा हूं मैं, गौर करना, बहुत गौर से देखना, क्योंकि ये पेपर में आते हैं। वाई एक्सिस के ऊपर लिखा है आपके यूएसडी बिलियंस, मतलब बिलियन डॉलर्स। बिलियन डॉलर है, मतलब यहां अगर 17 लिखा है तो 17 बिलियन डॉलर, 19 लिखा है तो 19 बिलियन डॉलर। ठीक है, यहां दो रंग दिख रहे हैं आपके नोट्स में, आपको नहीं दिखेंगे, यहां दिख रहे हैं। ठीक है, नोट्स के लिए अगर आप स्कैन करते हो, जब अगर इस पे क्यूआर कोड दूंगा तो फिर आपको कलर्ड आपके मोबाइल में दिख सकते हैं, लेकिन नोट्स में वैसे तो आपको नहीं दिखेंगे दो कलर्स, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट नोट्स है। टेक्सटाइल ग्रुप जो है 17 और 19, क्या है ये 19 और 17? ऑरेंज क्या है, ब्लू क्या है, यहां पर लिखा हुआ है। ऑरेंज डब्बे का मतलब 2022 फिस्कल ईयर 2022, ब्लू डब्बे का मतलब फिस्कल ईयर 2023। तो 2022 में टेक्सटाइल 19 अरब डॉलर पे था। ब्लू कलर पे आ जाए, ब्लू कलर के 2023 वाला डब्बा 17 अरब डॉलर पे, मतलब 2023 में टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हमारी 17 अरब डॉलर की थी। वही जो ऊपर टेबल बना हुआ है वही है ये। 2022 का जो ऑरेंज डब्बा है उसमें फूड कितना दिख रहा है, 5 अरब डॉलर, और ब्लू डब्बा जो 2023 का है उसमें फूड कितना दिख रहा है, वो भी 5 अरब। तो मतलब ये मेंटेन हुआ है, इसकी एक्सपोर्ट्स में कमी नहीं आई। इसी तरीके से दूसरी तीसरी चीजों की भी एक्सपोर्ट्स में खास कमी नहीं आई है। बस ऑल अदर आइटम्स जिसका लिस्ट नहीं किया, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में आइटम्स होंगे भाई, उनको लिस्ट डाउन नहीं किया है, तो उसमें 1 अरब डॉलर की कमी आई है। अच्छा, इस टेबल के अंदर एक चीज को बस माइंड नहीं करना, उसूलन ये होता ना कि 2022 का डब्बा पहले होता और 2023 का बाद में होता, क्योंकि बाद आने वाले साल को बाद में लिखना चाहिए था। यहाँ थोड़ा उल्टा, ब्लू डब्बा पहले लिख दे जो 2023 से ताल्लुक रखता है, और ऑरेंज डब्बा बाद में लिख दे जो 2022 से ताल्लुक रखता है। तो इस पर कंफ्यूज मत होना। क्लियर है? ग्राफ में मैंने क्या क्या देखा, ग्राफ में मैंने देखा वाई एक्सिस, कि वाई एक्सिस का क्या लेवल है, बिलियन डॉलर है। तो मुझे डाटा पढ़ना आ गया कि जो भी नंबर लिखा है बिलियन डॉलर में। एक्स एक्सिस में देखा तो अलग अलग प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, या अलग अलग प्रोडक्ट ग्रुप है। ये प्रोडक्ट क्या हो रही है, एक्सपोर्ट, हेडिंग में लिखा है ना एक्सपोर्ट। और ये दो डब्बों के अलग अलग रंग यहां पर दिए हुए हैं, ये कहलाता है लेजेंड। लेजेंड में हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई थी, जो अलग अलग रंग या अलग अलग डब्बे हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑरेंज डब्बा रिप्रेजेंट कर रहा है 2022 के साल को, और ब्लू डब्बा रिप्रेजेंट कर रहा है 2023 के साल को। तो अब कहीं भी ब्लू डब्बे पे मैं क्लिक करता हूं तो बताओ ये क्या है, 2023 की अदर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की एक्सपोर्ट्स है, जो तकरीबन 4 अरब डॉलर की हुई थी। क्लियर है? ऐसे पढ़ते हैं किसी ग्राफ वगैरह। अभी हमारी जो एक्सपोर्ट ट्रेंड अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट में कमी आई है 2022 की बनिस्बत 2023 में एक्सपोर्ट गिरी 4 अरब डॉलर से। और उसके टेबल को अगर हम देखें तो तकरीबन सब बराबर रहा है, 19 से 17 पे टेक्सटाइल गए, और बाकी तमाम गुड्स 3 अरब डॉलर से 2 अरब डॉलर पे गए। तो असल तो यहां पर कमी आई है, ठीक है ना, टेक्सटाइल और ऑल अदर में। तो बात यहां पर यही हो रही है कि ऑब्जर्वेशन हमारी है कि डिक्लाइन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में हुई है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में डिक्लाइन हुई है। क्यों हो सकती है डिक्लाइन? टेक्सटाइल की, कपड़े की एक्सपोर्ट इसलिए शायद कम हुई होगी क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा पड़ रही होगी हमें। जब प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा पड़ रही होगी तो हम कम पे माल बेच नहीं पा रहे होंगे, जिसकी वजह से हमसे बायर भाग गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम तो बिल्कुल सही चल रहे थे, लेकिन हमारे अलावा दूसरी कंट्रीज बहुत ग्रो हो गई और उनके पास चीपर इलेक्ट्रिसिटी के सॉल्यूशंस आ गए, चीपर लेबर के, या एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके वो जो है ना बेहतरीन स्पीड से कपड़े बना रहे हैं कुछ। तो उसके बाद हो सकता है हमारी स्पीड उस लेवल की ना रही हो, या हमारी कॉस्ट उतनी कम हम ना कर पाए हो जितने दूसरे ममालिक में कम हो गई हो। तो उस चक्कर में हो सकता है हमारा बायर हमसे भाग गया हो, एक वजह। दूसरी इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेजेस हो सकती है वजह, कि इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेजेस की वजह से माल पूरा ना बन पा रहा हो। तीसरी वजह, दुनिया भर में गारमेंट्स की डिमांड ही कम हो गई हो थोड़ी, पहले जितनी डिमांड हुई उससे दुनिया भर में कम हो गई हो डिमांड। ऐसा कैसे पॉसिबल है? वैसे दुनिया भर में एक साथ डिमांड कम होती ही नहीं है, इल्ला कि कुछ ऐसा आ जाए जो पूरी दुनिया में चल रहा हो। जैसे कि
कोविड आ गया था जब, तो कोविड 19 आया था, उसके बाद 2020 और 2021 में गारमेंट्स की डिमांड कम हुई हो, क्योंकि लोग इतना निकल ही नहीं रहे थे तो गारमेंट्स भी नहीं खरीद रहे। लेकिन ये तो हम बात करें 2022-23 की, और 2022 में ज्यादा थी, 2023 में कम हो जाना ये तो समझ नहीं आने वाली बात है। तो यकीनन कुछ ना कुछ पाकिस्तान के मसाइल होंगे, या हम ऐसे अच्छे कॉन्टैक्ट्स नहीं कर पाए होंगे दूसरे परचेजर्स हमारे इंटरनेशनल कस्टमर्स के साथ, या हमारी एनर्जी कॉस्ट ज्यादा होने की बुनियाद पे, या कुछ ना कुछ इन वजूहत की बुनियाद पर हमारी प्रोडक्ट नहीं बिकी होगी या बन ही नहीं पाई होगी, बिकॉज बिजली कम आ रही थी शायद। अभी हम इसकी डेप्थ में नहीं जा रहे, अगर डेप्थ में जाने लग गए ना तो एक टॉपिक, सिर्फ इतना सा टॉपिक कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में, पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स क्यों गिरी, सिर्फ ये टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च करते करते पता नहीं कितना बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। हम तो एक एक लाइनर के अंदर पढ़ रहे हैं ताकि आपको हर चीज का थोड़ा थोड़ा एक रिफ्लेक्शन मिल जाए। स्टेबिलिटी इन फूड एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान की फूड एक्सपोर्ट्स जो है स्टेबल रही, खासतौर पे पहले भी $5 बिलियन के करीब थी, उसके बाद भी $5 अरब के करीब रही। ज्यादातर राइस जो है हमारा बिका, हमारे फूड प्रोडक्ट्स के अंदर राइस की, फ्रूट्स की, वेजिटेबल सबकी डिमांड है। जो हमने ऊपर नहीं देखा था एक्सपोर्ट ग्रुप हमारा, फूड में क्या क्या होता है हमारा, वेजिटेबल होता है और राइस होता है, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स वगैरह होती है, और फूड क्रॉप्स में हमारी कॉटन फूड क्रॉप नहीं है, कॉटन हमारी प्योर कैश क्रॉप है, खाने में तो इस्तेमाल ही नहीं होती वो। कॉटन के अलावा भी बहुत सारी फूड क्रॉप्स है जो हमारी कैश क्रॉप्स है, क्यों? क्योंकि वो बिकती हैं। जैसे अभी हमारी अगर मैंगो हमारा या फिर राइस हमारा बिक रहा है दूसरे ममालिक में, तो राइस फूड क्रॉप होते होते कैश क्रॉप भी है, हमारे मुल्क में तो खाया जाता है, साथ में बिकता भी है बाहर, तो कैश क्रॉप बन गया, राइट। तो हमारी बहुत सारी कैश क्रॉप जो है वो बिकी, और 2022 में भी बिकी उतनी ही, 2023 में भी बिकी, तो कमी नहीं आई उसमें। इसी तरीके से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वगैरह में कमी नहीं आई। बाकी ऑल एल्स में 1000 किस्म के गुड्स हो सकते हैं जो बिके होंगे हमारे, छोटे 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 छोटे, जिसका मैं अगर आपको एक तस्वीर दिखाऊं तो, अब इस तस्वीर को आप गौर करिए, मैं जूम करता हूं, ठीक है। इससे प्रोडक्ट्स बताई जा रही हैं, क्या क्या हमारे एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं। ये पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स टू सऊदी अरेबिया है। तो आप अगर देखें यहाँ पर, मैं जहां माउस लेके जा रहा हूं वहां पर कुछ खुल जाता है। राइस 18.8% टोटल सऊदी अरब में एक्सपोर्ट हो रही है, उसमें क्या क्या शामिल है, राइस है, इसी तरीके से सूट्स हैं, लिनन्स हैं, फिर नीचे आते जाते छोटी छोटी प्रोडक्ट, मीट है, ठीक है, इसी तरीके से हनी, एग्स, इसी तरीके से अल्कोहल, बेक हुई हुई प्रोडक्ट्स, ऐसा हो सकता है ना, एथेनॉल भी एक्सपोर्ट हुआ, एथेनॉल जो शुगर केन में से निकलता है, लेदर प्रोडक्ट्स में छोटी छोटी ऐसी कि जिन पे माउस ले जाने से शायद पता चले। जैसे यहाँ पर लिखा है कोटेड मेटल सोल्डरिंग प्रोडक्ट्स, मेटल की प्रोडक्ट्स, ठीक है, मेटल कोटेड प्रोडक्ट्स, फ्लोट ग्लास, शीशा, फिर बिल्डिंग्स बनाने के लिए कोई स्टोन्स या लाइमस्टोन वगैरह, ये छोटी छोटी इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी एक्सपोर्ट हुई। तो ऑल अदर की बात हो रही है। खैर ये तो सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब के साथ वाला है, वरना आप यहाँ पर सवाल कर सकते हो जर भाई हमारी टोटल एक्सपोर्ट में राइस सबसे ज्यादा क्यों आ रहा है। ये सिर्फ सऊदी अरब को लेकर है। और पहली बात तो ये राइस जो येलो दिख रहा है उसकी तरफ सीधा पे जो ग्रीन है ना, ये पूरा ग्रीन ये टेक्सटाइल को लेकर है, ये पूरे का पूरा ग्रीन डब्बा जो है ना टेक्सटाइल अलग अलग किस्म के। अच्छा जी, तो ऑल अदर जो हमारी प्रोडक्ट्स है उनके अंदर $1 अरब की हमें कमी देखने को मिली एक्सपोर्ट में। आगे बढ़ता हूं, बस इस टॉपिक पे इनफ सेड। इंपोर्ट्स के ऊपर आते हैं। पाकिस्तान की इंपोर्ट्स का ग्रैंड टोटल मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूं कि 2022 में हमारी जो इंपोर्ट्स थी वो $80 अरब की थी, और 2023 में हमारी इंपोर्ट्स $25 अरब से गिर गई। अब जाहिर है इतने बड़े पैमाने पे अगर आपकी इंपोर्ट्स गिरी हैं तो इससे पाकिस्तान के को बहुत बड़ा फायदा हुआ होगा यकीनन, क्योंकि अगर आप पहले देखें 2022 में, 2022 की अगर मैं बात करूं FY 2022 की, तो आपकी एक्सपोर्ट्स थी $31 बिलियन की, इंपोर्ट्स थी $80 बिलियन की, तो आपका ट्रेड डेफिसिट कितना हुआ बताइए, $49 बिलियन। कितना बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, राइट। उसके बाद FY 2023 की अगर बात करें तो एक्सपोर्ट्स हमारी $4 अरब से गिरी, तकरीबन $27 अरब तक चली गई, लेकिन इंपोर्ट्स कितनी कम हो गई, 80 से डायरेक्ट 55 पे आ गई, राइट।
तो अब डेफिसिट कहां पहुंचा, ट्रेड डेफिसिट कितना हुआ, तकरीबन 28 या 27.5 एक्चुअली हुआ था, जो मुझे याद है पिछला फिगर, ठीक है जी, ऐसा कुछ। तो डेफिसिट में कमी कितनी आई है आप ये देखो, पहले ट्रेड डेफिसिट इतना बड़ा था, अब ट्रेड डेफिसिट कितना गिर गया, ऑलमोस्ट हमारा ट्रेड डेफिसिट ऑलमोस्ट हाफ के करीब हो गया। इट्स अ बिग थिंग। जाहिर है कि जब इतने बड़े पैमाने पे आपकी इंपोर्ट्स गिरेंगी तो आपके एक्सपोर्ट्स में कुछ ना कुछ तो असर आएगा ना उसका, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपने इतनी ज्यादा गिरा दी कि बहुत सारी काम की मशीनरी भी इंपोर्ट ना हुई हो, जिसकी वजह से आपकी जो चीजें एक्सपोर्ट होती थी उसके बनाने वाली भी कुछ मशीनरी शायद ना आ पाई हो, ठीक है। तो इस वजह से आपकी एक्सपोर्ट थोड़ी बहुत गिरी, लेकिन ओवरऑल हमें फायदा ही हुआ है 2022-23 में, ट्रेड डेफिसिट हमारा बहुत कम हुआ, बहुत श्रिंक हुआ है। अच्छा फिलहाल ये अभी इंपोर्ट्स के ऊपर बात हो रही है, तो इंपोर्ट्स के हमारे मेन जो प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम की इंपोर्ट्स बड़ी ज्यादा है। टोटल इंपोर्ट अगर 55 अरब डॉलर की हुई हमारी 2023 में, तो पेट्रोल उसमें से 17 अरब डॉलर था, और उसके बाद बाकी सारी चीजें। उसके बाद आप कुछ भी फूड आइटम्स अगर इंपोर्ट करा रहे हो, एग्रीकल्चर का कुछ केमिकल्स वगैरह इंपोर्ट करा रहे हो, ये सब भी मिला लो ना, अगर 9 और 18, मतलब इतनी भारी इंपोर्ट्स किसी चीज की नहीं है जितनी पेट्रोलियम ग्रुप की है, ठीक है। दूसरी तरफ आ जाओ, 2022 में पेट्रोल तो और ज्यादा इंपोर्ट हुआ था, 23 अरब डॉलर का। तो पेट्रोल की जब इंपोर्ट्स में इतनी कमी आई है तो यकीनन बिजली भी शॉर्ट हुई होगी फिर। अच्छा पेट्रोल में कमी क्यों आई होगी, पेट्रोल आपने क्यों कम इंपोर्ट किया होगा, डॉलर नहीं होगा देने के लिए तो कम, नंबर 1। नंबर 2 हो सकता है पिछला पेट्रोल बचा हो, नहीं पिछला तो नहीं बचा होगा, हाँ ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस पे चले गए होंगे, सोलर एनर्जी बन रही होगी, तो जिसकी वजह से बिजली की डिमांड उतनी नहीं रही होगी जितनी पिछले सालों में थी, सही। टोटल इंपोर्ट्स डिक्लाइंड। अब ये जुमले आप लिखने के काबिल होने चाहिए, ये इसलिए जुमले लिखे हैं कि आप ऊपर से डाटा देखो और पढ़ के उसको, जैसे टोटल इंपोर्ट्स हमारी डिक्लाइन हुई है फ्रॉम 80 बिलियन डॉलर्स इन FY22। FY22 के अंदर 80 बिलियन डॉलर्स की थी, वहां से कहां तक पहुंच गई, डिक्लाइन टू 55 बिलियन डॉलर्स इन FY23, ओके। The drop in imports was largely due to the government imposed restrictions on non-essential imports। ये जो ड्रॉप हुआ है ना, ये सबसे बड़ी वजह क्या है इसकी, कि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी किसी भी किस्म की नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स पे, गैर जरूरी इंपोर्ट्स पे पाबंदी लग गई थी, सही है जी। गैर जरूरी इंपोर्ट्स पे पाबंदी लगने का मतलब सिर्फ जरूरी चीजें इंपोर्ट हो रही है, पेट्रोल क्योंकि बिजली बनाते हैं इंपोर्ट हो रहा है, व्हीकल्स वगैरह की इंपोर्ट्स बहुत कम हो गई थी। देख रहे हो ट्रांसपोर्ट ग्रुप में 4 अरब डॉलर से व्हीकल्स की इंपोर्ट जो है 2 अरब डॉलर हो गई, आधी हो गई, और ये जो आधी भी हुई है ना, 4 से 2 अरब डॉलर हुई है, ये 2 अरब डॉलर की भी वो वाली व्हीकल्स आ रही होंगी जो कि हैवी ड्यूटी मशीनरी नहीं होती, हैवी व्हीकल्स होती है, जो माल को एक तरफ से दूसरे तरफ ले जाने के लिए काम आती है, कंटेनर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम आती है, वो गवर्नमेंट ने अलाउ की होगी। क्यों, क्योंकि वो तो मुल्क की इकोनॉमी को डेवलप करने वाली मशीन व्हीकल्स है ना, लेकिन वो वाली गाड़ियां जो आमतौर पर लग्जरी कार्स वगैरह, वो तो इंपोर्ट्स ही बंद हो गई थी उनकी, तो ऑलमोस्ट बंद हो गई थी। जिस साल के, पिछले साल की हम जो बात कर रहे हैं 2023 में जो खत्म हुआ था, बहुत ही कम इंपोर्ट्स हुई है। अब दोबारा से थोड़ा स्टेबलाइज हुआ है मामला। तो बहरहाल इसकी जो है ना, इसके अलावा कंज्यूमर डिमांड भी कम हो गई। सिर्फ ये नहीं कि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई, कंज्यूमर्स ने भी डिमांड करना कम कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि करेंसी हमारी डेप्रिशिएट हो गई थी। करेंसी डेप्रिशिएट होने की वजह से हमने फिर कम डिमांड की इंपोर्ट्स। क्यों? करेंसी डेप्रिशिएट होने से हमें चीजें महंगी पड़ती हैं। कल तक अगर मेरे पास 1 लाख रुपए होते और मैं कोई एक फैंसी कुत्ता ले पाता, ठीक है ना, लेट सपोज कोई रॉटवाइलर ले लिया, ठीक है, एक कुत्ते की ब्रीड है, छोटा सा ले लिया 1 लाख रुपए में, अगर मिल गया, पहली बात तो ये छोटा सा मिल गया। तो क्यों मिल गया? क्योंकि जब मेरा 1 लाख रुपए, जब मेरा एक्सचेंज रेट ये था ना किसी जमाने में कि 200 रुपए का $1 होता,
ठीक है, तो मुझे वो 1 लाख में मिल गया। 1 लाख में कितने डॉलर का हुआ वो? आप 2 सिफर काटो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 500, वो कुत्ता होगा $500 का। $500 का कुत्ता मुझे 1 लाख में मिल गया। क्यों? क्योंकि 200 रुपए का अगर $1 है तो 1 लाख रुपए के $500। अब एक तो हो सकता है कुत्ते की प्राइस बढ़ गई हो, 500 से $600 का हो गया। महंगाई बढ़ती है पूरी दुनिया में, तो कुत्ता महंगा होने की वजह से मुझे वैसे ही महंगा पड़ रहा है। ऊपर से मेरा एक्सचेंज रेट वीक हो गया, मतलब मेरा रुपीज जो है ना, अब 300 रुपए का $1 आने लगा। 300 रुपए का अगर $1 होता है तो $600 का मतलब मुझे 1,80,000 रुपए का पड़ जाएगा वो। एक तो $100 कुत्ते की प्राइस में बढ़ गए, प्लस मेरी करेंसी में 200 की नोटों से $1 आ जाता था, 300 की नोटों से $1 आता है, और मुझे $600 पूरे करने, तो 1,80,000 रुपए का $600 होगा। तो एक चीज जो मैं कल तक 1 लाख की ले रहा था, अगर वो 1,80,000 की पड़ जाए तो कितनी महंगी हो जाएगी। इसलिए मैं डिमांड नहीं कर रहा। फिर भी ले दे के किसी ने, भाई ने कहा नहीं यार बहुत शौक है, कर लेता है, ले लेता है। मैंने कहा चलो 1,80,000 का मिल जाएगा ना। हाँ ऐसा लग रहा मिल जाएगा। पता चला 2023 में गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दी, कि इंपोर्ट्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कहा किसी किस्म के भी एक्सोटिक एनिमल्स या कोई पेट एनिमल्स अगर आप मंगवाते हो तो उसके ऊपर 30% ड्यूटी है। आपने कहा 1,80,000 की चीज पड़ रही है, फिर उस पर 30% और, मतलब 18 18 36 18 54,000 और ऐड कर दो आप, 54,000 और ऐड करूंगा 1,80,000 में, तो कहां पहुंच जाएगा 2,34,000 का। अब आपने कहा नहीं ये तो बहुत महंगा हो जाएगा, इसलिए कंज्यूमर की डिमांड कम हो गई कि उसको महंगाई बहुत ज्यादा फील होने लगी। ठीक है, इसलिए भी इंपोर्ट्स कम हो गई है। तो इंपोर्ट्स कम होने की वजूहत क्या? एक तो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई, फिर गवर्नमेंट ने बहुत हाई ड्यूटीज लगा दी। ड्यूटीज और टैक्सेस के इंपोर्ट्स करोगे तो उस पर ड्यूटी भरनी पड़ेगी, मतलब टैक्स भरना पड़ेगा। फिर आपकी करेंसी इतनी वीक हो गई, चौथी इंटरनेशनल प्राइसेस शायद ऊपर हो गई। ये 3-4 वजूहत की बिना पर इंपोर्ट्स गिरनी ही थी। क्लियर है? कॉमर्स के अंदर इकोनॉमिक्स में रहते हुए इस सब्जेक्ट, इस पूरे एरिया को बहुत डिटेल में ऐसे पढ़ते हैं कि आप, मतलब आपके लिए फिर ये चीजें बहुत हैंडी हो जाती है। ये एक क्लास है, आप सोचो पूरा सब्जेक्ट फिल्ड अप विद सो मेनी क्लासेस, वो कैसी नॉलेज देगा। तो ये इसका ताल्लुक कॉमर्स के इकोनॉमिक्स से। इनफैक्ट इकोनॉमिक्स कॉमर्स रिलेटेड सिर्फ नहीं है, आप साइंस का बच्चा होते हुए भी इकोनॉमिक्स लेते हैं तो बहुत आपको नॉलेज में इजाफा होगा। अब ये ग्राफ को पढ़ते हैं, उसी तरह से ऑरेंज डब्बा 2022 के लिए और ब्लू डब्बा 2023 के लिए। ऑरेंज डब्बे के साथ पेट्रोल के कॉलम में अभी देख रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, अच्छा ये इंपोर्ट्स को लेकर है पूरा ग्राफ। तो पेट्रोल की इंपोर्ट्स 2022 में $23 अरब की हुई थी। पेट्रोल की इंपोर्ट्स 2023 में, 2023 का डब्बा ब्लू है ना, 2023 में $17 अरब की हुई। तो पेट्रोल की इंपोर्ट्स में इतनी कमी आई। फूड की इंपोर्ट्स में कमी नहीं आई। एग्रीकल्चर और केमिकल्स की इंपोर्ट्स में $5 अरब की कमी आई। फिर $5 अरब की मशीनरी की इंपोर्ट्स में कमी आई। हर चीज में इतनी कमी आई है, जब भी जाके $80 अरब से इंपोर्ट्स $55 अरब तक पहुंच गए, $25 अरब की कमी आई। ठीक है, की ऑब्जर्वेशन ऑन इंपोर्ट ट्रेंड्स ये आप खुद पढ़ेंगे, ये सारी आप खुद पढ़ेंगे, बिकॉज बहुत सिंपल लैंग्वेज में और बहुत सारी बातें पीछे हो चुकी हैं। अब आ जाते हैं दो टर्मिनोलॉजीज पे, एक होता है जीडीपी, एक होता है जीएनपी। जीडीपी मतलब ग्रॉस मुल्क के अंदर रहते हुए, मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका ये एक फिगर होती है, ये एक अमाउंट आती है उस, जैसे पाकिस्तान की है 330, अगर डॉलर्स में पूरा लिखूं 330 अरब डॉलर्स ना। पाकिस्तान की FY23 की या आई थिंक 24 की ये जीडीपी है $330 अरब।
जीडीपी का मतलब ये जीडीपी का कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक मतलब पाकिस्तान के बॉर्डर्स में रहते हुए, सॉरी अबाउट द मैप, पाकिस्तान के बॉर्डर्स में रहते हुए पूरे साल कितने का माल बना बिका, कितने के गुड्स एंड सर्विसेज बने और बिके पाकिस्तान के बॉर्डर्स में रहते हुए। ठीक है, अब चाहे पाकिस्तान के अंदर कोई दूसरे मुल्क की कंपनी काम कर रही हो या पाकिस्तान के अपने लोग हो, ये जो भी है ना, सबकी टोटल इनकम गिन ली तो क्या बनी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब मैं एक मिसाल के तौर पर बताता हूं क्या क्या चीजों से इनकम आ सकती है। तो द फार्म सोचो, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की इनकम हो सकती है, जिसमें सारी गाड़ियां आ गई, सारी ट्रैवलिंग आ गई, टूरिज्म भी इसमें लगा लो, चलो एयरलाइंस लगा लो, इसमें ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की बड़ी सारी इनकम होती है पूरे साल। इस ट्रांसपोर्टेशन के जो बिजनेस ओनर है उसकी भी इनकम शामिल है, और इसमें जो गाड़ी चला रहा है ड्राइवर जिसको सैलरी मिली है उसकी सैलरी भी शामिल है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की टोटल इनकम में। क्लियर? हाउसिंग सेक्टर, इसके अंदर तमाम कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ठीक है ना, रियल एस्टेट के बिजनेसेस वगैरह सब की इनकम, जमीनों की खरीदो फरोख्त सबकी इनकम शामिल है। तो इनकी इनकम्स, एजुकेशन सेक्टर की इनकम्स, तमाम यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ऑनलाइन लेसन्स, ठीक है ना, जितना भी एजुकेशन सेक्टर ने कमाया, किताबें कितनी बिकी है, स्टेशनरी कितनी, ये सब एजुकेशन सेक्टर, ठीक है, इन सब की इनकम्स गिन लो। और जीडीपी में क्या क्या, फूड एंड बेवरेजेस, खाने पीने की तमाम चीजें, चाहे वो फ्रेश मेड फूड हो, चाहे वो दरिया से पकड़ी हुई, समंदर से पकड़ी हुई मछलियां हो, या चाहे वो प्रोसेस किया हुआ फूड हो, वो सब शामिल है। ड्रिंक्स वगैरह भी फूड में शामिल है। एपेरल्स मतलब तमाम कपड़े वगैरह, सही है, टेक्सटाइल वगैरह इसमें सारा शामिल हो गया। उनकी तमाम इनकम, तमाम टेक्सटाइल सेक्टर के बिजनेसेस हैं, जितनी भी कंपनीज काम कर रही है, चाहे वो कॉटन उगा रही हैं, कॉटन से धागा, धागे से कपड़ा, वो सब शामिल है। सारी जॉब्स जो कर रहे हैं उन सब की, इन सबकी इनकम शामिल कर लो। इनफैक्ट वहां जो गार्ड काम कर रहा है, चौकीदारी, उसकी भी इनकम शामिल कर लो। तो इतने सेक्टर्स के इतने किस्म के लोग हैं, सारी इसकी इनकम। इसी तरीके से रिक्रिएशनल, टूर, अगर टूर को ऊपर नहीं शामिल किया, यहां कर लो टूरिज्म। रिक्रिएशन मतलब फारिग काम में करने वाली चीज है। टूरिज्म या किसी किस्म के स्पोर्ट्स वगैरह, या किसी किस्म की गेमिंग इंडस्ट्री, या आपकी किसी किस्म की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, गाने, म्यूजिक, मूवी प्रोग्राम्स, उन सब की तमाम इनकम शामिल कर लो। और एम से मेडिकल सेक्टर की, मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह और फिटनेस वगैरह के जितने भी बिजनेसेस हैं उन सब की, इन सब की इनकम्स को टोटल शामिल कर लो, चाहे वो ओनर की इनकम हो या एम्प्लॉयज की इनकम हो, सबको टोटल बना लो तो बनता है जीडीपी। जीडीपी कैलकुलेट करना इज नॉट इजी। आप कहोगे कैसे डाटा निकालेंगे इतना सारा, पता कैसे चलेगा कि मेरी गली के कोने पे जो दुकानदार है उसकी क्या इनकम है, वो कैसे जीडीपी में हम ऐड करेंगे? वो तो नहीं बता रहा किसी को, रोज रात को उससे तो कोई नहीं पूछने आ रहा कि आपका कितनी सेल्स हुई आज, तो वो कैसे जीडीपी में शुमार हो गई? यस, व्हेन यू स्टडी कॉमर्स यू विल अंडरस्टैंड देयर। वो कॉमर्स की एरिया, बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता अभी मैं। बहरहाल इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस टू कैलकुलेट जीडीपी। लेकिन जीडीपी का मतलब क्या? आपके मुल्क के बॉर्डर्स के अंदर टोटल कितने की इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है, टोटल कितनी वैल्यू का माल बना है, बिका है, टोटल लोगों ने कितना कमाया है। क्लियर है? ये जीडीपी होती है मुल्क। अगर जीएनपी की बात करो तो वो भी यही होती है, लेकिन थोड़े मुख्तलिफ है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल का मतलब कौम से रिलेटेड है। ये आपकी कौम ने पूरे साल कितना कमाया। अब इसमें वो सबकी आमदनियां शामिल है जो आपसे, आपके मुल्क के लोग हैं लेकिन मुल्क से बाहर रहते हैं आपके मुल्क के सिटीजन्स लेकिन रहते मुल्क से बाहर है, उनकी आमदनी शामिल हो जाती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। समझ रहे बात को? और आपके मुल्क में जो दूसरे लोग, दूसरे ममालिक के लोग हैं, उनकी आमदनी क्रॉस हो जाती है, उनको शामिल नहीं करते। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में देखते हैं आपके मुल्क के सिटीजन्स की इनकम कितनी है, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में देखते हैं कि आपके मुल्क के बॉर्डर्स के अंदर कितनी इनकम जनरेट हुई है। इसका ताल्लुक है मुल्क के बॉर्डर्स के अंदर, मुल्क की बाउंड्री के अंदर कितनी जनरेट हुई इनकम। चाहे जो इनकम जनरेट करने वाली कंपनीज हैं, वो चाहे वो पेप्सी, कोला, इधर उधर की दूसरे ममालिक की ब्रांड्स आके वाले काम कर रहे हो, लेकिन हुआ पाकिस्तान में रहते हुए काम है, तो उसको पाकिस्तान की इनकम के अंदर हम गिन रहे हैं, जीडीपी के अंदर गिन रहे हैं। लेकिन जीएनपी के अंदर हम सिर्फ उसको गिनेंगे, वो इनकम जो पाकिस्तान की कौम से ताल्लुक रखती है। अब पाकिस्तान की कौम के कितने सारे लोग मुल्क से बाहर गए होंगे, कितना कमा के यहां भेजा होगा,
तो वो आप कहोगे जीडीपी तो दूसरे मुल्क की है, वो कमाए तो कहीं और है ना, लेकिन यहां खर्च किया ना, तो जीएनपी का तो हिस्सा बन गया। वैसे ही हमारे मुल्क में बहुत सारे बिजनेसेस ने बहुत कुछ प्रोड्यूस किया होगा, बहुत कमाया होगा, तो हमारे मुल्क की जीडीपी का हिस्सा तो है, लेकिन जीएनपी का हिस्सा वो नहीं होगा अगर वो दूसरे मुल्क की कंपनीज है, क्योंकि वो अपने मुल्क में प्रॉफिट भिजवा देंगी, तो हमारी कौम की इनकम तो नहीं कहलाई ना वो। तो एक है कौम की इनकम और एक है मुल्क की इनकम। मुल्क की इनकम जीडीपी है और कौम की इनकम जीएनपी है। क्लियर है? और ये इनकम किन किन सेक्टर्स चाहते हैं उसकी कुछ मिसाल मैंने यहां पर द फार्म के अंदर दे दी। सही जी। इसको आप जब पढ़ेंगे तो पूरे तौर पर समझ में आपको भी आ जाएगा। मैं भी एक दफा रीड करके दिखा देता हूं। GDP is the total value of all goods and services produced within a country's border in a year. एक साल में कंट्री के बॉर्डर के अंदर कितनी वैल्यू के गुड्स प्रोड्यूस हुए, इसको अगर आप जब इवैल्यूएट करते हो, इवैल्यूएट करना मतलब वैल्यू मालूम करना, किसी चीज को इवैल्यूएट करना मतलब किसी चीज की वैल्यू निकालना, तो पूरे साल में एक मुल्क के अंदर कितनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज बने, उसका टोटल है हमारा जीडीपी, रिगार्डलेस of whether the producers are national or foreign entities operating in the country। इस जुमले का मतलब समझना, रिगार्डलेस का मतलब ये मैटर नहीं करता कि जो आपके कमाने वाले थे ना आपके मुल्क में, वो चाहे किसी और कौम से ताल्लुक रखते हो, जीडीपी में ये मैटर नहीं करता। जीडीपी में आपके बॉर्डर के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तो आपके मुल्क की जीडीपी, आपके मुल्क की इनकम का हिस्सा कहला है जीडीपी में। ठीक है, ये हम ये नहीं देखने जा रहे कि कौन किस कौम का है, मुल्क में बना है तो जीडीपी पाकिस्तान की है वो। जीएनपी में क्या लिखा है? जीएनपी में लिखा है इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स। एक मुल्क के नेशनल्स जो है उन्होंने कितनी वैल्यू का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया। अब नेशनल्स की जहां तक बात आ गई तो मतलब आपके कौम के जो यहां पर रहने वाले प्लस आपकी कौम के वो लोग जो कहीं और रह के कमाते हैं, यहां बेचते हैं, सही, वो सब शामिल है जीएनपी में। और वो नहीं शामिल जो आपके मुल्क में काम करके कमा तो यही रहे लेकिन है किसी और कौम से ताल्लुक उनका, वो अपने मुल्क में वापस पैसा भेज देने वाले, भेज देंगे पैसा। ठीक है, तो वो आपके मुल्क की जीएनपी का तो हिस्सा नहीं हुआ। फर्क समझ में आ गया? आपके मुल्क के लोग चाहे वो लिविंग विद इन द बॉर्डर्स हो या आउटसाइड द बॉर्डर्स हो, है तो आपके मुल्क के ना, उनकी इनकम जीएनपी का हिस्सा होती है। इसमें बताया हुआ है कि जीएनपी के अंदर आप इंक्लूड करते हो आपके तमाम उन लोगों की इनकम को भी इंक्लूड कर देते हो जो बाहर रहते हैं, और जीएनपी के अंदर आप एक्सक्लूड कर देते हो उन तमाम लोगों की इनकम को जो आपके मुल्क में काम तो कर रहे हैं किसी दूसरे मुल्क से ताल्लुक रखते हुए। ये मैंने इनफ सेड, आप ये जीडीपी जीएनपी दोनों पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाना। ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल ट्रेड का ट्रेंड है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का। पाकिस्तान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ट्रेंड को अगर हम ऑब्जर्व करें, ये पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रेंड मतलब इंटरनेशनल ट्रेड की ट्रेंड, या एक और लफ्ज बोल दो तो एक्सटर्नल ट्रेड की क्या ट्रेंड है, क्या इसकी हिस्ट्री चल रही है अभी तक। तो इसमें सबसे पहले ग्राफ को समझने के लिए पहले आप वाई एक्सिस देखो, यूएसडी बिलियन मतलब बिलियन डॉलर्स यहां पर आप अज्यूम कर रहे हो, तो जो चीज यहां पर है ये 80 बिलियन डॉलर के करीब है, जो चीज यहां पर है ये 20 बिलियन डॉलर के करीब है, जो यहां है वो 32 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो ये बिलियन डॉलर्स हैं। अच्छा, नीचे क्या है, ईयर्स लिखे हुए हैं, 1986 से लेकर 2024 तक, तकरीबन ये 4 डेकेड्स बनती है, मतलब 40 साल 38 साल बनते हैं ये। ठीक है, ब्लू लाइन जो है हमारी एक्सपोर्ट्स की है और ऑरेंज लाइन हमारी इंपोर्ट्स की है। क्लियर होता है? अब ऑरेंज लाइन आप देखो ऊपर जा रही है, ब्लू लाइन नीचे, बीच में जो गैप है वो क्या कहलाया, ट्रेड डेफिसिट। एक्सपोर्ट कम इंपोर्ट ज्यादा, क्या ये ट्रेड डेफिसिट। सही है जी। तो पहले तो बहुत अच्छा हिसाब किताब था, कब तक, 2000 सन 2000 तक तो बड़ा अच्छा हिसाब किताब था, एक्सपोर्ट से बस थोड़ी ऊपर इंपोर्ट थी, ज्यादा डेफिसिट नहीं था। पर जैसे उसके बाद आते गए आगे जाते गए तो ये फर्क बढ़ता जा रहा है, और इस फर्क को कहां से पूरा कर पा रहे, इस फर्क को पूरा करने के लिए पैसा कहां से ला रहे, लोन्स ले रहे हैं। ये सन 2000 के बाद से इतनी लोन्स, और उससे पहले भी लोन्स ली हुई थी बहुत सारी, पहले भी लोन्स कम नहीं थी,
और ये लोन्स बढ़ती चली गई। ये पॉइंट देखें आप, कितना बड़ा लोन पीरियड है। इंपोर्ट्स खड़ी है 80 अरब डॉलर पे, एक्सपोर्ट खड़ी है उस वक्त 31 अरब डॉलर पे। ये 2022 की बात हो रही है, जब 80 अरब और जब 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स थी और एक्सपोर्ट सिर्फ 31 बिलियन डॉलर की थी। और FY 2022 की बात है, तब हमारा ट्रेड डेफिसिट जो था वो 49 बिलियन डॉलर्स का था, जो पीछे भी हमने पढ़ा। रिकॉर्ड तो ट्रेड डेफिसिट इतना कभी भी नहीं हुआ उसके बाद। फिर उसके बाद ट्रेड डेफिसिट गिरा क्योंकि इंपोर्ट्स बहुत ड्रास्टिकली गिरी हैं। 2023 में इंपोर्ट्स 80 अरब डॉलर से ठक करके कहां तक आ गई, 55 अरब डॉलर तक आ गई, ठीक है, और एक्सपोर्ट्स 27 अरब डॉलर्स तक आ गई, ठीक है। तो ये ट्रेड डेफिसिट कम हुआ। 2022 से तो कंपेयर कर ही नहीं सकते आप, ठीक है। 2021 की बनिस्बत भी ट्रेड डेफिसिट कम है, 2022 तो वैसे ही बहुत है, खैर। और 2024 में अभी ट्रेंड हमारी यूं ही जा रही है, ये ट्रेड डेफिसिट कम हो रहा है। इससे क्या ऑब्जर्वेशन निकलती है? ट्रेड डेफिसिट कम होगा तो पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है, अच्छी बात है, लेकिन ये रॉन्ग तब हो जाएगा, मतलब ट्रेड डेफिसिट कम तो हो रहा है, लेकिन इस बात को इंश्योर करना है कि वो सिर्फ इंपोर्ट्स कम होने की वजह से कम ना हो, एक्सपोर्ट्स भी बढ़े साथ साथ। क्योंकि हमें इतने सालों का जो इतनी दहाइयों का, दहाई मतलब डेकेड, इतने 10-10 साल करके जो पीरियड गुजरा है ट्रेड डेफिसिट के अंदर, अब उसको पूरा करने के लिए पाकिस्तान को ट्रेड सरप्लस में कन्वर्ट होना बहुत जरूरी है। और तब तक नहीं हो सकता पाकिस्तान कन्वर्ट जब तक कि फ्यूल का अल्टरनेटिव ना आए। क्योंकि पूरे साल में खाली आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की ही बात कर लो ना, तो तकरीबन 20 अरब डॉलर का, तकरीबन 20 अरब डॉलर की तो आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ही इंपोर्ट करते हो, बिलियन डॉलर्स। ये सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की अगर इंपोर्ट्स है, और टोटल पूरे साल की आपकी एक्सपोर्ट्स 27 अरब डॉलर है, तो आपकी टोटल एक्सपोर्ट्स में से पेट्रोलियम प्रोडक्ट की इंपोर्ट माइनस करो तो सिर्फ 7 अरब डॉलर का सरप्लस बचता है। और आपने सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थोड़ी इंपोर्ट करनी है, आपने बहुत सारे हॉस्पिटल इक्विपमेंट इंपोर्ट करने हैं, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल की दवाइयां इंपोर्ट करनी है, बहुत सारी सीड्स इंपोर्ट करनी है एग्रीकल्चर के लिए, और बहुत कुछ इंपोर्ट करना है, बहुत सारी व्हीकल्स इंपोर्ट करनी है। तो वो तो उन सबको इंपोर्ट करते करते तो 7 अरब डॉलर वैसे ही खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद भी इंपोर्ट खत्म नहीं होगी, इंपोर्ट फिर भी बहुत करनी पड़ेगी। जरूरी चीजें भी इंपोर्ट बहुत करनी पड़ती है। पाकिस्तान की पाम ऑयल की इंपोर्ट बहुत ज्यादा है। ऑयल जो खाने वाला ऑयल होता है, एडिबल ऑयल जिसे हम कहते हैं, एडिबल ऑयल भी पाकिस्तान बहुत इंपोर्ट करता है, जो खानों में डलता है। तो वो सारी इंपोर्ट्स को कवर कहां से करेंगे फिर हम? तो इसलिए हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ना बहुत जरूरी है। ये हमारी ट्रेंड है जिसमें आपको दिख रहा है कि हमारा पहले 2000 से पहले तक डेफिसिट बहुत कम था, फिर वो बढ़ता चला गया और पीक पे चला गया सर FY 2022 में, जब वो 49 बिलियन डॉलर्स तक का रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रेड डेफिसिट हुआ। उसके बाद फिर वो दोबारा से ब्रॉड डाउन हो गया। FY 2023 में ट्रेड डेफिसिट सिर्फ हमारा कितना रह गया, 27.5 बिलियन डॉलर्स का रह गया, और वो ओवर द फॉरवर्ड ईयर्स फोरकास्टेड है कि वो कम होता चला जाएगा। बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट पाकिस्तान शुड गेट सम ऑल्टरनेटिव ऑफ फ्यूल, बिकॉज द बिगेस्ट इंपोर्ट बिल इज बाय पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पाकिस्तान की ट्रेड का पूरा ओवरव्यू यहां पर दिया हुआ है आपको, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में। मेन पार्टनर्स बताए हुए हैं, मेन प्रोडक्ट्स बताई हुई हैं कि आपकी कौन सी हैं, मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स बताए हुए हैं, USA, यूके बोल देते हैं तो इसमें आपका इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड सब शामिल हो जाता है यूके में। EU में मतलब यूरोपियन कंट्रीज का तो पार्ट है यूके। यूरोप का पार्ट है यूके, लेकिन यूरोप यूनियन का पार्ट नहीं है। यूरोपियन यूनियन के अंदर कुछ जो कंट्रीज आती है ना, 40-50 कंट्रीज, उसमें यूके शामिल नहीं है। सॉरी, यूरोप के अंदर टोटल आप अराउंड 44 कंट्रीज हैं, उसमें से यूरोपियन यूनियन का पार्ट कुछ 27 से 28 कंट्रीज है। यूके पार्ट नहीं है यूरोपियन का, यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। यूरोपियन यूनियन का मतलब बहुत सारी कंट्रीज के मिलकर एक यूनियन, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन में जर्मनी, इटली, फ्रांस, लग्जमबर्ग, लेटविया, क्रोएशिया, लिस्ट है कंट्रीज की, नेदरलैंड्स, स्पेन, पोर्चुगल, ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। और यूरोप तो एक सब कॉन्टिनेंट है ना, उसमें तो ये सब आती हैं। तो यूरोप की कंट्रीज
के अंदर इंग्लैंड भी है, स्कॉटलैंड भी है, आयरलैंड भी है, बट वो पार्ट नहीं है यूरोपियन यूनियन का। ठीक है, ब्रेग्जिट हुआ था आज से कुछ 8-10 साल पहले। तो ब्रेग्जिट का मतलब होता है ब्रिटिश एग्जिट। ब्रिटिश एग्जिट का मतलब ये था कि यूरोपियन यूनियन का पहले ब्रिटिश पार्ट था, फिर ब्रिटिश एग्जिट हो गया यूरोपियन यूनियन से। वो 2016 में एग्जिट कर गया था गालिबन। तो 2016 में नहीं किया था, बल्कि ब्रेग्जिट होने की बातें शुरू हो गई थी 2016 से, फिर उसमें कई साल लग गए उसका कंप्लीट होने में, शायद 4-5 साल लग गए थे उसको कंप्लीट होने में, उस ब्रेग्जिट होने में। ये अभी हमारा टॉपिक है नहीं वैसे भी, तो आप इसको पढ़ेंगे पूरा इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के बारे में। अगेन यहाँ पर 2 पैराग्राफ्स लिखे, पिछली तमाम बातें रिपीटेड अंदर नहीं दिखेंगे आपको। इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग ट्रेड ट्रेंड्स ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी। पाकिस्तान की मईशत पे ये जो ट्रेड चेंज हो रही है उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है? डेफिसिट कम हो रहा है वक्त के साथ, तो पाकिस्तान की मईशत के लिए एक अच्छी बात है, पर इसमें कुछ बुरी बात भी हो सकती है कि इस चक्कर में पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, पाकिस्तान की जीडीपी भी बहुत कम हो गई है। तो गोया के इंटरनेशनल ट्रेड डेफिसिट कम तो हो रहा है हमारा, लेकिन उस चक्कर में हमारी एक्सपोर्ट्स भी गिर रही हैं। और सिर्फ यही नहीं, हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारी चीजें जो खरीदो फरोख्त की जाती थी वो भी बंद हो गई बिकना, तो बहुत सारे लोग जॉबलेस भी हो गए। तो ये वाले बहुत सारे इंपैक्ट्स आए हैं पाकिस्तान पे। ये मोटी मोटी बात क्या, अब जरा यहां पर पड़ता है। पहला एस्पेक्ट है ट्रेड डेफिसिट। सवाल फिर देख लो हेडिंग क्या है कि ये जो ट्रेंड चेंज हो रही है ना, कि पहले पाकिस्तान की इतना बड़ा 2000 से पहले तक पाकिस्तान का इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट नहीं होता था, फिर बहुत बढ़ गया, फिर पीक पे बढ़ गया, 49 अरब डॉलर का डेफिसिट हो गया, उसके बाद अब कम होना शुरू हो गया। तो अब जो रीसेंट ट्रेंड है उससे आप क्या समझते हो, क्या इफेक्ट होगा पाकिस्तान की फ्यूचर इकोनॉमी में? ये बात है ट्रेड डेफिसिट के बारे में। पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे जो है ना रैपिडली गिर रहे हैं। पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व मतलब डॉलर्स, पाकिस्तान के पास जो डॉलर्स है ना वो बहुत तेजी के साथ गिर रहे हैं, बहुत गिर चुके हैं बल्कि। ठीक है, क्यों? क्योंकि इतने सालों का, इतने दिहाइयों से जो ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, तो हमेशा ऊपर से डॉलर जाता है, आता कम है, और जब कम आता है तो उधार लेके हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरा करना पड़ता है कि पेमेंट करनी ज्यादा है तो बाकी का जो बच गया उधार लेके पूरा करें। ठीक है, तो पाकिस्तान के रिजर्व्स इतने गिर गए, बहुत कम है पाकिस्तान के पास डॉलर। तो कम डॉलर होने की वजह से क्या होता है, आप इंपोर्ट्स के ऊपर पे नहीं कर पाते। जब इंपोर्ट्स पे पे नहीं कर पाते तो आप खरीदते नहीं हो, या तो खरीदते हो तो कौन सी वाली खरीदते हो, बहुत जरूरी वाली इंपोर्ट्स खरीदते हो, जैसे कि पेट्रोल, हॉस्पिटल इक्विपमेंट, या आपका फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट, या कोई फूड आपके पास शॉर्ट है मुल्क में, खाने का तेल वेल नहीं, तो वो सब। ठीक है, और जब वो खरीदना पड़ता है उसके भी पैसे नहीं होते, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सीक करती है आईएमएफ लोन्स। गवर्नमेंट लोन्स लेती है आईएमएफ से, या फिर बायलेटरल ट्रेड क्रेडिट। बायलेटरल ट्रेड क्रेडिट का मतलब ये होता है, बायलेटरल का मतलब कि किसी के साथ मिलकर, तो आप अपने ट्रेड पार्टनर के साथ मिलकर मुआहिदा करते हो ट्रेड क्रेडिट का, कि भाई हम आपसे माल ले रहे हैं, आप उधार पे दे दें। सऊदी अरब आए दिन हमें ये मुआहिदे कर रहा होता है हमारे साथ ट्रेड क्रेडिट के, वो हमें पेट्रोल ऑयल जो है ना वो उधार पे दे रहा होता है, तो किसी तरह ऐसे हम पूरा कर लेते हैं अपने आप को। ठीक है, तो एक तो हम आईएमएफ से या तो लोन्स लेते हैं, या ट्रेड क्रेडिट मतलब उधार पे माल ले लेते हैं दूसरे ममालिक से, या तीसरा रेमिटेंसेज। हमारे जो लोग दूसरे ममालिक गए हैं, कमा रहे हैं, तो वो जो अपनी इनकम है उनकी, तो हमारी नेशन का बंदा है, उसकी इनकम हमारे पास फिर आती है ओवरसीज, वो वहां पर कमा के खर्च भी करता है, कुछ बचा के बेचता भी है ना, राइट, तो वो वहां से भी हमारे पास डॉलर आ जाता है। तो इससे इस तरह से करके हम अपनी एसेंशियल इंपोर्ट्स को खरीद पाते हैं। लेकिन अगर हम लोन्स लेते हैं ना तो इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी पड़ती है। लोन जब लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, और वो बहुत बड़ा फिर बोझ बन जाता है, क्योंकि जैसे जैसे इतने सारे सालों की जो पहले से इतनी लोन्स ली हुई है उसका इंटरेस्ट भी देना है, वो पे बैक नहीं किया हमने, और मजीद लोन ले रहे हैं तो मजीद इंटरेस्ट देना। बल्कि अब वक्त पता है क्या आ चुका है, अब पाकिस्तान का पास लोन पे बैक करने का तो पैसा नहीं होता, वो तो छोड़ ही दो, उन लोन्स के ऊपर जो इंटरेस्ट देना है ना, इतनी लोन्स जमा हो गई हैं, उनका इंटरेस्ट इतना हो गया कि उसको देने के लिए भी पैसा नहीं होता, तो उसको भी पे करने के लिए और लोन लेनी पड़ती है। तो पिछली लोन्स का इंटरेस्ट देने के लिए और लोन लेनी पड़ती है, और जो नई लोन्स है वो भी इंटरेस्ट के ऊपर है।
तो ये तो ऐसे सर्कल के अंदर घुस गया कि फंसता चला जा रहा है पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा आपके इस ट्रेड, ये जो हमारे ट्रेड का ट्रेंड है, क्या ट्रेंड है? डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट का ट्रेंड है ना। उससे हमने ऊपर देख लिया कि डॉलर खत्म हो रहा है, लोन्स लेनी पड़ी है, लोन के इंटरेस्ट देने पड़े, बोझ बन रहा है, सही। फिर ये ट्रेड डेफिसिट के और क्या पीछे, और क्या इसके एस्पेक्ट्स हैं? जैसे हमारी ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है, ये जो पढ़ लिया ना जिसने 2-3 डब्बे हैं, इसको समझ लिया और खुद से पढ़ लिया, उसकी इकोनॉमिक्स से बहुत बड़ा एरिया जो है ना खुल जाएगा। करेंसी डेप्रिसिएशन पे एक और पहलू है इसको देखने का, कि हमारी जो ट्रेड डेफिसिट चल रहा है तो उससे क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट का मतलब यह है कि हमारी इंपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से, तो पाकिस्तान की जो करेंसी है वो वीक हो जाएगी। पाकिस्तान की करेंसी क्यों वीक होगी? जब पाकिस्तान इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट कम कर रहा है, ठीक है ना, तो पाकिस्तान के पास डॉलर कम आ रहा है और डॉलर ज्यादा जा रहा है। पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है देने के लिए, अगर तो पाकिस्तान अपने मुल्क की करेंसी देगा शायद। अगर अपने मुल्क की करेंसी से पे करेगा, पहले तो दूसरी कंट्री आपकी करेंसी पे बिलीव करे। जब हम अपने मुल्क की करेंसी दे रहे होंगे किसी दूसरे मुल्क को पे करने के लिए, तो हमें और करेंसी छापनी पड़ेगी। जब और करेंसी छापेंगे हम अपनी, तो हमारी करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी और करेंसी हमारी कमजोर हो जाएगी। इस बात को बहुत ज्यादा डेप्थ में मत समझो, बस ये समझ लो ज्यादा इंपोर्ट करने से हमारे मुल्क की करेंसी वीक हो जाती है। जब मुल्क की करेंसी वीक होती है तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि कल तक जो 200 रुपए का $1 मिल रहा था वो 300 रुपए का $1 मिल रहा है, तो अब इंपोर्ट और महंगी लग रही है। एक तो इंपोर्ट वैसे ही जो है ना इसलिए महंगी पड़ रही है कि गवर्नमेंट ने ड्यूटीज लगाई हुई है, फिर ऊपर से हमारा एक्सचेंज रेट इतना वीक हो गया कि इंपोर्ट्स और महंगी पड़ रही है। जब इंपोर्ट्स इतनी महंगी पड़ रही है ना, तो फिर वो इंपोर्ट करा के आप कुछ बेचोगे तो बहुत महंगा बेचोगे, और लोग शायद खरीदे नहीं कि इतना महंगा नहीं लेना, सही है। अब जब लोग नहीं खरीद रहे आपका माल और आप तो करते ही इंपोर्टेड काम था, तो अब आप क्या करोगे? आप बिजनेस बंद कर दोगे या कोई और बिजनेस खोलोगे। तो आपके पास जो लेबर लगी हुई थी वो क्या करेगी? घर बिठा दोगे। समझ आ रही बात? तो ज्यादा इंपोर्ट करने से पाकिस्तान की करेंसी वीक होती है। पाकिस्तान की करेंसी वीक होने की वजह से हमें इंपोर्ट्स और महंगी पड़ जाती है। इंपोर्ट्स और महंगी पड़ने की वजह से हमारी इंपोर्ट क्या करते हैं? बिजली करते हैं ना, बिजली इंपोर्ट नहीं करते, मतलब ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो पाकिस्तान की करेंसी वीक हो गई तो ऑयल और महंगा पड़ रहा है, जो इंपोर्ट हो रहा है वो ऑयल और महंगा पड़ रहा है, तो अब वो और महंगा ऑयल और महंगा बिकेगा। जब वो और महंगा बिक रहा होगा तो खरीदने वाले खरीदेंगे नहीं। खरीदने वाले कहेंगे कि यार अब मैं पेट्रोल नहीं यूज कर रहा, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाऊंगा। अब जब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाएगा तो इसका मतलब गाड़ियों की डिमांड खत्म। जब गाड़ियों की डिमांड खत्म तो क्या हुआ? गाड़ी बनाने वाली कंपनीज ने अपने ऑपरेशन शट डाउन कर दिए। जब उन्होंने अपने ऑपरेशन शट डाउन किए, लोगों को निकालना शुरू कर दिया। लोगों को निकालना शुरू कर दिया तो लोग जॉबलेस हो गए, उनके पास इनकम खत्म। अब जब लोग निकल गए, इनकम खत्म उनकी जेबों में, तो एक तो गाड़ियां बनाने वाली कंपनी भी बंद, उसके लोग भी निकल गए, उनके पास भी पैसे नहीं। अब तब लोगों के पास परचेजिंग पावर खत्म। तो परचेजिंग पावर खत्म होने से गाड़ियों की सिर्फ डिमांड खत्म नहीं हुई, अब दूसरी चीजों की डिमांड खत्म हो गई। क्योंकि जो लोग गाड़ियों के काम करके कमाते थे, वो अपने बच्चों को एजुकेशन देते थे, कपड़े दिलाते थे, क्या क्या चीजें करते थे। अब वो सिर्फ कह रहे हैं एजुकेशन दिला सकते, कपड़े नहीं दिला सकते। अब कपड़ों की डिमांड भी खत्म, कपड़ों की डिमांड खत्म तो कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग भी बंद, फिर वहां से भी लोग निकाल के दिए गए, फिर अब वो लोग भी जॉबलेस हो गए, उनकी भी इनकम खत्म। क्लियर हो रहे हो? आप ऐसे साइकिल में पड़ जाते हो। तो ये खत्म कैसे होगा? ये खत्म होगा बहुत सारा पैसा ऊपर से डालने से। एंड देन इट इज नॉट आवर सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे अभी हम, ओ लेवल के इकोनॉमिक्स में देखोगे वो कैसे खत्म होगा सब। ये वाले मसाइल बहुत मुश्किल से खत्म होते हैं मसले से। पूरी दास्तान मैंने बता दी है। इस पूरी दास्तान के अंदर एक चीज मैं यहां पर और बताता हूं। इन्फ्लेशन एक लफ्ज आएगा आपकी लाइफ में, उसका मतलब होता है महंगाई। क्या मतलब है? इन्फ्लेशन का मतलब है एक्सपेंसिव, किसी चीज का एक्सपेंसिव होना, मतलब प्राइसेस का बढ़ना। इन्फ्लेशन का मतलब है राइजिंग प्राइसेस, राइजिंग प्राइसेस, ठीक है। जब इन्फ्लेशन होती है तो डिमांड चीजों की गिर जाती है। जब चीजों की डिमांड गिरती है तो बिजनेसेस शट डाउन हो जाते हैं कि उनका माल नहीं बिक रहा, ठीक है।
जब बिजनेस शट डाउन हो जाते हैं तो एक तो बिजनेसमैन भी फारिग हो गया, बिजनेस बंद करके बैठ गया क्योंकि लॉस में जा रहा था और उसने लोगों को भी निकाल दिया, तो अब अनएम्प्लॉयड लोग बढ़ गए, जॉबलेस लोग बढ़ गए, जिनके पास कोई काम नहीं है। बिजनेसमैन भी फारिग हो गया और एम्प्लॉयज भी फारिग हो गए, अनएम्प्लॉयड लोग बढ़ गए, तो क्या हुआ? परचेजिंग पावर गिर गई। परचेजिंग पावर गिर गई तो क्या हुआ? और दूसरी तीसरी चीजों की भी डिमांड गिर गई। अब लोगों के पास पैसा नहीं है जेब में, उससे क्या हुआ? वो दूसरी तीसरी चीजें जो जिनकी डिमांड गिरी वो फैक्ट्रीज भी बंद हो गई। तो अब सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया? आटा दाल चीनी रह गया मुश्किल। बाकी सारी लग्जरी और डेली बेसिस की और ये वाली प्रोडक्ट्स, कपड़े, ये सब डाउन चले गए। और पाकिस्तान ये फेस कर चुका पिछले 1-2 सालों के अंदर बहुत ज्यादा। अब थोड़ा सा रिकवर फिर हो रहा है, बट स्टिल इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउ। ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन से क्या क्या मसाइल आ जाते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? प्राइसेस का बढ़ना। अब सवाल होता है प्राइसेस बढ़ते क्यों हैं? प्राइसेस बढ़ने की एक वजह, आपकी करेंसी वीक हो जाए। आपकी करेंसी वीक हो जाए तो आपको इंपोर्ट कराना महंगा पड़ता है, और हम इंपोर्ट कराते ही कराते हैं क्या? पेट्रोल तो कराते ही है इंपोर्ट, क्योंकि उसी से बिजली बननी है और बिजली से ही सारी फैक्ट्रियां चलनी है, सारा मुल्क चलना है बिजली से, डैम से पूरी होती नहीं बिजली। तो वीक करेंसी है तो अगर उससे पेट्रोल मंगवा रहे तो महंगा पड़ रहा है, क्योंकि वीक करेंसी ज्यादा पे करना पड़ रहा है उसके लिए। तो वीक करेंसी की वजह से चीजों के प्राइसेस हमें महंगे फील होते हैं। तो एक वजह यह है क्या? इन्फ्लेशन की, वीक करेंसी। इन्फ्लेशन की दूसरी वजह, जहां से आप इंपोर्ट करा रहे हो वहां महंगाई हो जाए। कल तक वो $500 का दे रहे थे वो कुत्ता, अब वो डॉग जो है वो $600 का दे रहे हैं, तो वो महंगाई का भी एक असर इन्फ्लेशन पे आएगा। ये कहलाते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। क्या? इंपोर्टेड, कि आपने किसी दूसरे मुल्क की इन्फ्लेशन का असर आपके मुल्क में भी आ गया, क्योंकि किसी दूसरे मुल्क में 500 से 600 हो गए प्राइसेस, आप खरीदोगे तो आपको भी महंगा पड़ रहा है, फिर आपकी करेंसी भी वीक हो गई तो और महंगा पड़ रहा है। क्लियर है? फिर इन्फ्लेशन की तीसरी वजह, गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है, जो ड्यूटीज और टैक्सेस। ठीक है, और इन्फ्लेशन की एक चौथी और आखिरी वजह मैं बताने लगा हूं, शॉर्टेज। जब माल शॉर्टेज में शॉर्ट हो जाता है तो जितना बचा होता है वो बहुत महंगा बिकता है। क्लियर है? तब इंपोर्ट कम हो रहा है क्योंकि महंगा हो गया है। इंपोर्ट कम हो रहा है, महंगा हो गया इसलिए, और जो इंपोर्ट हो रहा है वो वैसे ही बहुत महंगा इंपोर्ट हो रहा है क्योंकि करेंसी वीक है। और फिर जब इंपोर्ट किया तो पता चला जिस मुल्क से इंपोर्ट करे वहां भी प्राइस बढ़ गए थे तो और महंगा हो गया, और कराते कराते पता चला गवर्नमेंट ने टैक्सेस भी ले लिए उस पर तो और महंगा हो गया। और फिर जब आप दुकान पे रखा तो आपने देखा 4 खरीदार है और कुत्ता एक ही है बेचने के लिए, तो आपने भी अपनी दुकान पे और महंगा कर दिया उसको। समझ आई? तब जाके चीजें इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, इतने स्टेप से गुजरने के बाद। इन्फ्लेशन की वजूहत बता दी मैंने, जिसमें से आपका ये वाला डब्बा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन के हवाले से, कि जब दुनिया भर में ग्लोबल प्राइस शॉक आता है, प्राइस शॉक का मतलब प्राइस बढ़ जाते हैं, तो ग्लोबल प्राइस शॉक होने की वजह से क्या होता है? आप जो चीजें इंपोर्ट करा रहे हो वो भी आपको महंगी मिलेंगी। सही है? जैसे कि एनर्जी और रॉ मटेरियल, तो महंगा मिलेगा तो फिर आप महंगा बेचोगे आगे। आखिरी डब्बा आप खुद पढ़ के समझ जाओगे, जो क्योंकि सारी बात की आखिरी डब्बे से रिलेटेड थी। बात यह है कि इसको सही कैसे करें। ये बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो मसला है, ये इतना बड़ा डेफिसिट है, कुछ रिकमेंडेशंस दे ही दें। इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट तो नहीं उठा लेंगे ना इसके लिए, सिर्फ इतनी सी बात जानने के लिए। इतनी सी बात नहीं है, खैर बहुत बड़ी बात है, पर चंद नुकात देख लेते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है हमारी, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो फर्क होता है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। कह रहे हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड को इंप्रूव कैसे करें, बैलेंस कैसे कर लें, या क्या ही हो जाए सरप्लस पे चले जाए, कैसे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए इंपोर्ट्स कम हो। तो भैया ये कुछ हिकायात हैं, कुछ कह लो कि नसीहतें हैं, उसके ऊपर अमल कर लें, और इतना आसान होता तो कब का अमल कर चुके होते। डाइवर्सिफाई करें अपनी एक्सपोर्ट्स को। आपकी एक्सपोर्ट सारी की सारी ऑल एग्स इन वन बास्केट है, वो बास्केट गिरी सारे अंडे टूटे, कम कुछ सारे नहीं तो 60% अंडे तो टूट जाएंगे। क्यों? आपकी एक्सपोर्ट ज्यादातर टेक्सटाइल पे मबनी है, कपड़े के काम पे। आईटी की तरफ जाएं, टेलीकॉम की तरफ जाएं, आईटी में ज्यादा,
उन चीजों पे जाएं जिसमें सर्विस है, जिसमें प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं हो रही। सही है? तो मतलब एजुकेशन अच्छी होगी तो सर्विस अच्छी दे सकेंगे, सर्विस अच्छी दे सकेंगे तो अच्छे सॉफ्टवेयर, अच्छे डिजाइन, अच्छी चीजें, सर्विसेज अच्छी एक्सपोर्ट कर सकेंगे। जब अच्छी क्वालिटी की सर्विस एक्सपोर्ट होंगी तो हमारी सर्विस डिमांड बढ़ेगी, सर्विस डिमांड बढ़ेगी तो हमारे पास फिर हमारा माल, जब हमारा माल नहीं, सर्विसेज हम एक्सपोर्ट करेंगे जब, तो वहां हमें डॉलर मिलेंगे उसके जवाब में, तो हो गया फायदा। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, जो आप इंपोर्ट कर रहे हो उसका सब्सटीट्यूट ढूंढे, मुल्क के अंदर बनाए ज्यादा। अब ज्यादातर तो हम पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी तो है ना, सिर्फ क्या ज्यादातर पेट्रोल। हाँ, पेट्रोल का तो अल्टरनेटिव नहीं है, पेट्रोल का भी अल्टरनेटिव है। पेट्रोल से आप क्या कर रहे हो? बिजली बना रहे हो, बिजली बना रहे हो ना, तो किसी और सोर्स से बना लो। अब बात वही है, पैसा होता तो हम डैम बना चुके होते, लेकिन छोटे पैमाने पे तो कर लो ना कुछ ना कुछ। हर प्राइवेट सेक्टर का बंदा अपने घरों के ऊपर तो सोलर पैनल्स लगाए, जिसका कोई जानने वाला है, बाहर रहता है। आप कहो कि आप अगर किसी किस्म की हेल्प करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ होता है ना, फैमिली मेंबर बाहर गया, पैसे भेजा, तो आप कह रहे हो आप हेल्प करना चाहते हो ना, आप हर महीने का बिल ना भरो मेरा, हमारा एक साथ कोशिश करो कि आप अपना फाइनेंस इतना भेजें कि हम सोलर पैनल्स लगा लें। तो हर घर के अंदर अगर एक एक दो दो फर्द, हमारे यहाँ आम सी बात है कि बहुत सारे लोग बाहर गए हुए हैं, तो वो अगर ये कर लें अपनी छतों पे, जो कि किया है, बहुत बड़े पैमाने पे हो चुका है, जिसका हमने असर भी देखा कि पेट्रोल की प्रोडक्ट्स के अंदर इंपोर्ट में कमी आई है। ठीक है, तो ज्यादा आप ऐसी दूसरी तीसरी फ्यूल्स के ऊपर जाएं कि आप डिपेंडेंट ना हो से पेट्रोल के ऊपर। ट्रेड एग्रीमेंट्स ऐसे करें, आप ममालिक के साथ ऐसी एग्रीमेंट्स करें कि भाई आप हमसे माल लें, हम आपसे माल लें, ताकि सेट ऑफ हो जाए। ऐसा ना हो सिर्फ हम ही आपसे इंपोर्ट करा रहे हैं। जब हम आपसे इंपोर्ट करा रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो आपको जब कपड़ा चाहिए आप दूसरे मुल्क से क्यों करवा ले रहे हैं? आप हमसे ले रहे हैं, हमारा अच्छी क्वालिटी का हो जाएगा, आपको जिस तरह का चाहिए हम बना देंगे। ठीक है, तो ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट्स जो कि बायलैटरल हो, बायलैटरल का मतलब एक दूसरे के साथ हो जाए, तो इससे क्या होगा कि जिससे आप इंपोर्ट करा रहे हो उसको फिर माल भी एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं सेट ऑफ हो रहा है। क्लियर? रोज क्वालिटी का माल भी होना चाहिए। अपने मुल्क के छोटे छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस खुलेंगे, ज्यादा आइडियाज आएंगे, ज्यादा आइडियाज आएंगे, ज्यादा इनोवेशन होगी। जितनी इनोवेशन होगी तो टेक्नोलॉजिकली और एडवांस बिजनेसेस सामने आएंगे मंजर आम पे, क्योंकि जब बिजनेसेस खुलते हैं ना तो फिर एक दूसरे से कम्पीट भी करते हैं, एक दूसरे से कम्पीट करने के लिए बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, और जब बेहतर टेक्नोलॉजी आती है तो फिर प्रोडक्शन ज्यादा हो पाती है, और जब ज्यादा सरप्लस प्रोडक्शन होती है तो वो एक्सपोर्ट होती है। सही, जिससे आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, सरप्लस हो जाएगा। इन्वेस्ट इन R&D। R&D क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च में आपका मुल्क खर्च करे, एजुकेशन सेक्टर में खर्च करे, ज्यादा रिसर्च के अंदर खर्च करे, तो इससे क्या होगा? इससे आपके मुल्क के अंदर नित नई प्रोडक्ट्स आएंगी। हो सकता है आपके मुल्क में खुद सोलर पैनल्स बनना शुरू हो जाए फिर, या कोई और कैटेगरी की इनोवेशन, कोई और नई कोई इजाद ले आए कोई। ये कब होगा? जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करोगे। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहाँ होती है? एकेडमिक्स में, अकेडमिया में होती है, मतलब यूनिवर्सिटीज वगैरह में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो वहां रिसर्च हो रही होती है। कौन कर रहा होता है पता है रिसर्च? एकेडमिक लेवल के ऊपर बताऊं तो सबसे ऊपर जो बैठ के रिसर्च कर रहे होते हैं PhDs, डॉक्टरेट इन फिलॉसफी। वो किसी एक एरिया को उठाते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते 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 कोई एक सॉल्यूशन प्रोपोज करते हैं, ऐसी चीज को सामने लेके आते हैं जो शायद पहले हुई ना हो। तो ये तभी होगा ना जब इन PhDs को आप फाइनेंस करोगे। जो बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक है वो अपने PhDs को रिसर्च करने के लिए, खाली आप रिसर्च करते रहे, हुकूमत आपको महीने का जो है ना $5000 देगी, उनको फुल टाइम सैलरी देते हैं, या यूनिवर्सिटीज फुल टाइम सैलरी दे रही होती है कि आप हमारी कुछ क्लासेस को पढ़ाएं और बाकी आप रिसर्च करें और कोई एक ऐसी इन्वेंशन कुछ ना कुछ पे निकल सकते हैं ना बाद में। पहले रिसर्च फेज होता है, फिर ही इन्वेंशन होती है। जब कोविड वैक्सीन बनाने की दौड़ लगी होगी तो हमारा मुल्क तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पीछे है। तो जो ममालिक तमाम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे थे उन्होंने सारी फाइट लड़ी ना, कौन पहले कोविड की वैक्सीन बनाता है। जो बना गया उसकी कोविड की वैक्सीन की डिमांड पूरी दुनिया में होगी। सोचो कितना कमाया होगा उन्होंने, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इजीली कमा लिए होंगे। ठीक है, लेकिन एक मुल्क ने नहीं, फिर एक के बाद एक इजादात होती रही। अब
यूएस की एक कंपनी है फाइजर, उसकी वैक्सीन थी, ठीक है। जॉनसन्स एंड जॉनसन्स एक कंपनी है, उनकी वैक्सीन थी। बहुत सारी यूएस की कंपनीज की वैक्सीन थी खाली कोविड की, और फिर चाइना की भी वैक्सीन थी, और दूसरी इंडिया की भी वैक्सीन थी। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो मुल्क स्पेंड करते हैं वहीं जाके इतनी तरक्की होती है। नेक्स्ट चैप्टर फिर लेटर। आपका ट्रेड का पहला चैप्टर मेजर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स का खत्म हो गया।